अब देखिए यहाँ पे जब आप लॉग इन करेंगे, जैसे अपनी वो बताना कोई, ये है अभिषेक कितना है ST20? हाँ ST20 1583 पासवर्ड कैपिटल A हाँ SHI SINGHH 10058 ठीक है। देखिए जब आप लॉगिन करेंगे, एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, जब आप लॉगिन करेंगे तो 1 मिनट, चार्जर मांग लो राहुल सर का। ओके तो देखिए आप जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे, सारे स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जब आप लॉगिन करेंगे तो 2 बैचेस आपके दिखाएंगे, एक यहाँ पे बैच 6th बैच दिखाएगा और दूसरा यहाँ पे बैच दिखाएगा ये वाला, जो ये लाइव स्ट्रीमिंग वाला एक बॉक्स बन के आता है इसमें। तो ये आपका मेन बैच है जो आपने सेलेक्ट किया है, जिस टेक्नोलॉजी पे आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और ये बैच आपका इनिशियल बैच है जो जिससे आप पढ़ते आए हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपकी देखिए यहाँ पे 3 चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है 4th बैच, 5th बैच और 6th बैच, और यहाँ पे हो सकता है पाइथन या PHP जो आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि 6th बैच, 5th बैच या 4th बैच, इन तीनों में से ही कोई होना चाहिए, और यहाँ जो आपने सिलेक्ट किया वो, तो ऐसा कुछ रहेगा तभी आपका जो ये आपका पैनल है ये एक्टिव रह पाएगा, अदरवाइज एक्टिव नहीं रहेगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा कल के बाद से, क्योंकि अब आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम एक्टिवेशन लगाएंगे। तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा, जिसके में भी प्रॉब्लम होगी वो मुझे कॉल करेगा, जिसका भी पैनल ओपन नहीं हो रहा है और फीस सबमिशन है तो वो भी हमें कॉल करेगा, हम उसको सही करवा देंगे। तो आज आप लोग क्लास के बाद सारे लोग हमें कॉल करिएगा जिसके भी पैनल में प्रॉब्लम है, और जिसके में भी ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, जैसे 4th, 5th, 6th बैच ना दिखा रहा हो, वो लोग मुझे कॉल करेंगे यहाँ पे, जिसके में 1st बैच, 2nd बैच, 3rd बैच या पाइथन बैच, एंड्रॉइड बैच यहाँ पे दिखा रहा होगा, वो भी मुझे कॉल करेगा। अंडरस्टैंड? बताओ। समझ गए ना? तो क्लास के बाद मुझे कॉल करिएगा आप सारे लोग, जिसके में भी प्रॉब्लम होगा, और जिसके में प्रॉब्लम नहीं होगा वो देख के अपना टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्लिक टू ज्वाइन नाउ, तो अब भी कॉल करनी है, क्लिक टू ज्वाइन नाउ, तो अभी नहीं, कॉल आपको सिर्फ तब करना है जब यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे 4th, 5th और 6th के अलावा कुछ और दिखा रहा हो, पाइथन, PHP, एंड्रॉइड, 1st, 2nd, 3rd कुछ ऐसा दिखा रहा हो तब कॉल करनी है, और यहाँ पे अगर पाइथन, PHP ना दिखा रहा हो तब कॉल करनी है। ठीक है, सिलेक्ट कैसे करें? हाँ, सेलेक्ट कैसे करें, यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा प्रोजेक्ट बेस्ड नाम का मेन्यू, फोन में खोलोगे तो ऐसे दिखाएगा, प्रोजेक्ट बेस्ड नाम का मेन्यू जो दिखा रहा है उसी के अंदर आपको ऑप्शन, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड आएगा, इसमें सेलेक्ट मेन लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और
ओके पे क्लिक करना है, ये सिलेक्ट जो आपने किया वो यहाँ पे दिखने लगेगा। पाइथन सिलेक्ट करना है, फिर से सिलेक्ट करो, ओके करो, ये पाइथन यहाँ पे दिखने लगेगा। जितनी बार टाइप करते हैं तो दोबारा इसको फिर दोबारा अगर लॉगिन करके करते हैं तो हट नहीं रहा है, देखो यहाँ तो दिखा रहा है ना, ये वहां से नहीं दिखाएगा, लेकिन वहां पे दिखा रहा है ना बेस्ट। यहाँ तो दिखा रहा है ना योर सिलेक्टेड लैंग्वेज, तो बस ठीक है, ठीक है। तो बाकी ठीक है, आप लोग रोज पढ़िए, रोज क्लास करिए भाई। धन्यवाद। मार्क कर देगा, मार्क कर। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आपको मैम ने बताया कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप, और जो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, यानी कि जो प्रोजेक्ट जो ट्रेनिंग आप करने के लिए आए थे, जिसके लिए आप ट्रेनिंग कर रहे थे, वो अब स्टार्ट हो चुका है प्रोजेक्ट सेशन, जिसमें आपकी प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग होगी। उसके बाद प्रोजेक्ट आपका क्रिएट किया जाएगा, लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाए कर लोगे तो लैंग्वेज आपका लैंग्वेज के क्लासेस अलग चलेंगे, ठीक है। तो अभी लगभग 3 से 4 दिन, 3 दिन आपका प्रोजेक्ट चलेगा, यानी कि प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग चलेगी बूटस्ट्रैप की, ठीक है, जिसपे हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज करके प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग करेंगे। और कल आपको प्रोजेक्ट टॉपिक भी मिल जाएगा, उसी प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग आगे करोगे, ठीक है। जिसमें से इसमें कुछ स्टूडेंट बूटस्ट्रैप पढ़ भी चुके हैं, क्यों बताओ? हाँ, नो सर, बिफोर बैच के स्टूडेंट, हाँ जी सर, कुछ स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको फिर से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसकी डिजाइनिंग भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो डेली क्लासेस करिए और क्लास को गैप ना करिए, नहीं तो एक दिन क्लास गैप करते हो आपको चीजें समझ नहीं आने वाली है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का यूज क्यों करते हैं हम लोग, कोई बताएगा? बताइए, बूटस्ट्रैप का यूज क्यों किया जाता है, बताओ। बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं मोबाइल, हाँ, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए। क्या मतलब है रेस्पॉन्सिव का और क्या मतलब है मोबाइल फ्रेंडली का? हाँ, चलने के लिए तो सब मोबाइल में चलेगा, लेकिन जैसे वेबसाइट आपने बहुत सारा देखा होगा, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और ये टेकपाइल की मैंने वेबसाइट ओपन करी, ठीक है, टेकपाइल.in। अब इसमें ये वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली है। कैसे मोबाइल फ्रेंडली इसको बोलोगे, क्यों है मोबाइल फ्रेंडली? हाँ, मैं इसको क्लोज कर दूं थोड़ा, इतने सारे वेबसाइट ओपन है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लीव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है, अब इसमें हम स्क्रीन को छोटा करते जाते हैं, यानी कि इसके व्यू पोर्ट को चेंज करते जाते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट है, इसको मैं छोटा करूं तो यहाँ पे देखो ये बॉक्सेस बने हैं, विंटर ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, सिलेबस ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और पीडी सेशन, वीडियो लगे हैं, है ना। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं, ऊपर 3 बॉक्स बनाया गया है, 1 2 3 ये, और ये 3 बॉक्स बनाए गए हैं। अब स्क्रीन को हम छोटा करते जाते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्रीन को छोटा किया। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी तीनों बॉक्स, अगर इन 3 बॉक्स की बात करो आप, तीनों बॉक्स दिख रहा है, स्क्रीन को छोटा करते जाइए, छोटा किया और छोटा किया, है ना। बॉक्स ऑटोमेटिक मैनेज होता जा रहा है, और भी छोटा करोगे आप तो देखो जो डिवीजन है वो ब्रेक होके कहां आ गया है, नीचे आ गया है। क्यों? यानी कि उसका कंटेंट कोई भी बाहर नहीं जा रहा है।
है ना। कोई भी डिवीजन का डिवीजन यानी कि कोई भी बॉक्स क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है क्या, यानी कि आप जितना भी छोटा करते जा रहे हो यानी कि सारा डिवीजन नीचे दिख रहा है, ब्रेक होके नीचे आते जा रहा है, आ रहा है ना। देखो अब 6 यानी कि 3 डिवीजन ऊपर से तीनों नीचे ब्रेक होके आ गए हैं, आए हैं कि नहीं आए हैं, है ना। अगर इस बॉक्स की बात करो, ऊपर जो समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग ये सब लिखा था, ये अब इतने पे समझो, ये समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, सिलेबस ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड पीडी एंड स्किल प्रोग्राम। तो इसको मैं छोटा करता हूं, इस डिविजन्स को देखना आप, ये जो समर ट्रेनिंग और वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, इसको मैंने स्क्रॉल किया, देखो अभी क्या हो रहा था, अभी कितने डिविजन्स थे, अभी 6 डिवीजन। स्क्रीन को मैं छोटा करते जाता हूं। अगर ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता तो क्या होता, ये जो डिविजन्स थे इस स्क्रीन से बाहर चले जाते, यानी कि पूरा कंटेंट दिखता क्या, नहीं दिखता, है ना। अगर ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता तो ये जो 6 बॉक्सेस हैं, जो डिवीजन ब्रेक होके नीचे आ जा रहा है वो नहीं होता, वो डिवीजन बाहर चले जाता। ठीक है, स्क्रीन को छोटा किया, कर रहा हूं और स्क्रीन को छोटा किया, देखो एक डिवीजन ब्रेक होके नीचे आ गया, ब्रेकिंग पॉइंट काम कर रहा है, और भी छोटा किया और बड़ा भी हो गया है। देखो और छोटा करते हैं, स्क्रीन की साइज में और छोटा किया, यानी कि कोई भी डिवीजन इसका कंटेंट बाहर नहीं जा रहा है, ब्रेक होके नीचे आ जा रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट्स काम कर रहे हैं इसके लिए, है ना। 6 डिवीजन था, पूरा डिवीजन दिख रहा है, और मैं छोटा करता हूं, 3 आ गए, ब्रेक हो रहा है, और भी छोटा किया, देखो 2 आ गए, यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट्स काम कर रहे हैं। और भी बात करो, अगर मेन्यू का बात करो, मेन्यू की बात करो, ये मेन्यू बना है नेव बार, क्यों, अब इसको छोटा मैं कर देता हूं, मोबाइल व्यू पे आ जाता हूं, देखो मेन्यू कहां चला गया, एक टॉगल बटन के अंदर चला गया। अब जब स्क्रीन को छोटा करोगे तो अगर मेन्यू ये टॉगल बटन के अंदर नहीं आता तो यहाँ पे सही नहीं दिखता, क्यों सही दिखता क्या, यहाँ पे मेन्यू ब्रेक होके हो सकता था कि मेन्यू के कुछ ऑप्शंस बाहर चले जाते, इसलिए ये जो मेन्यू है टॉगल बटन में आ गया। अब जब आप उस वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करोगे तो आपको मेन्यू को ओपन करने के लिए इस टॉगल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, है ना, ऐसा हो रहा है। और बात करो किसी इमेज की, जैसे ये इमेज है, चलो तो यानी कि अलग अलग व्यू पोर्ट पे आपका वेबसाइट की विजिबिलिटी सही हो, सारा कंटेंट दिखे, है ना। यानी कि वेबसाइट आपने बनाया, मोबाइल यानी कि वो व्यू पोर्ट कोई भी हो, कोई भी किसी भी चीज पे आप ओपन कर रहे हो अपना वेबसाइट, चाहे आप टैबलेट पे ओपन कर रहे हो, चाहे मोबाइल पे ओपन कर रहे हो, चाहे डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे हो, कोई भी कंटेंट उसका हाइड ना हो, बाहर ना जाए, सारा कंटेंट उसी वेबसाइट उस डिवाइस में दिखे, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल फ्रेंडली। किसी भी मोबाइल पे, चाहे वो एंड्रॉइड मोबाइल हो, एंड्रॉइड मोबाइल किसी भी साइज का हो, कोई बड़े साइज का मोबाइल होता है, कोई छोटे साइज का होता है, क्यों, तो वो किसी भी मोबाइल पे सारा कंटेंट वेबसाइट का दिखता है, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, जो कि मोबाइल में सपोर्ट कर रहा है, उसका सारा कंटेंट दिख रहा है। तो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। और बूटस्ट्रैप में जैसे आपने HTML पढ़ा था, HTML पढ़ा था तो उसमें बहुत ज्यादा आपको कोड करना पड़ा था, है ना। जैसे मेन्यू बनाना है तो बहुत सारा कोड आप करते थे, डिवीजन के पार्टीशन करने थे तो बहुत सारा कोड करते थे, क्यों, फ्लोट लेफ्ट राइट करते थे, फ्लोट लेफ्ट लगाते थे, हाइट डिफाइन करते थे, विड्थ डिफाइन करते थे, बहुत सारा करना, हाँ बहुत सारा कुछ करना पड़ता था। लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या है कि चीजें बनी बनाई हैं। आपको बूटस्ट्रैप में क्या सीखना है, जैसे HTML आप पढ़ते हो, तो HTML पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो, टैग्स के बारे में पढ़ते हो कि कौन सा टैग किस काम के लिए यूज करते हैं, यही तो पढ़ते हो। लेकिन बूटस्ट्रैप आपको पढ़ना है तो यहाँ पे चीजें बनी बनाई हैं। बूटस्ट्रैप ने क्या किया है कि सारा, जैसे आपको स्लाइडर बनाना है तो स्लाइडर का कोड करके दे दिया है, मेन्यू बनाना है तो मेन्यू बनाने के लिए आपको कोड करना नहीं है, उसका मेन्यू बना बनाया कोड मेन्यू है, उसके कोड को कॉपी करना है, यूज करना है, उसको कस्टमाइज करने सीखना है बूटस्ट्रैप में, कि बूटस्ट्रैप में हमको मेन्यू को कस्टमाइज कैसे करना है, बूटस्ट्रैप में जो मेन्यू बना के दिया है उसको अपने हिसाब से कैसे बनाएंगे, ये हमें सीखना है, ठीक है।
स्लाइडर का कोड करके दे दिया है, उसके कोड को आपको यूज करना है, उसको अपने तरीके से कैसे बनाएं ये हमको सीखना है। बूटस्ट्रैप में मैक्सिमम क्लासेस में डिफाइन मतलब क्लासेस बना के दे दिया है, यानी कि कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे इसमें क्लासेस बना के दे रखा है। क्लासेस का मतलब क्या है बताओ? क्लास सेलेक्टर पढ़ा है ना HTML में, सबने पढ़ा है? बताओ, क्लास सेलेक्टर पढ़ा है ना? हाँ, तो क्लास सेलेक्टर जैसे आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, तो यहाँ पे तो पहले बूटस्ट्रैप में क्या है कि आपको ये समझना है कि हमें बहुत सारा कोड हमें करना नहीं है, इसमें बना बनाया कोड है, उसके कोड को हमें यूज करना है। लेकिन बूटस्ट्रैप को सीखने के लिए भी थोड़ा आपको नॉलेज किस पे होना चाहिए, HTML और CSS पे। आप बहुत ज्यादा आपको HTML CSS पढ़ चुके हो, तो उतना नॉलेज है आपके पास जिससे कि आप बूटस्ट्रैप के कोड को समझ पाओ, उसको कस्टमाइज कर पाओ, उसको एडिट कर पाओ, है ना। और इसमें बहुत सारा प्री डिफाइंड क्लासेस बना के दे दिया है बूटस्ट्रैप में, कुछ लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करता है जो कि हमको क्या करना है, हमें बूटस्ट्रैप सीखने के लिए कुछ उसका कोड स्ट्रक्चर है, कुछ लाइब्रेरीज हैं, उसको हमें लिंक करना पड़ता है। वो लाइब्रेरीज कैसे मिलेंगे आपको अभी एक एक करके अभी बताएंगे, है ना। तो इसमें हमें क्लासेस के बारे में सीखना है। क्लासेस का मतलब क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर आपने पढ़ा है, कोई भी काम करने के लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप में बहुत सारे क्लास बना के दे दिए हैं, आपको वो यूज करना है, उसका उस क्लास को कॉल करना पड़ेगा, सिंपल। चलो करके देखते हैं। तो थोड़ा सा एक छोटा सा हम लोग PPT देख लेते हैं इसका। देखो, तो बूटस्ट्रैप का यूज क्यों करते हो? बूटस्ट्रैप इज यूज टू क्रिएट रेस्पॉन्सिव मोबाइल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, है ना। यानी कि बूटस्ट्रैप का यूज करते हो, और इसको क्या बोलते हैं, ये ट्विटर बूटस्ट्रैप बोलते हैं। यानी कि इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है? ट्विटर नाम की कंपनी ने बनाया है, इसको बोलते हैं ट्विटर बूटस्ट्रैप, है ना। क्यों यूज करते हैं? बूटस्ट्रैप इज यूज टू क्रिएट रेस्पॉन्सिव मोबाइल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, यानी कि इसका यूज करते हो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए, एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, है ना। अब ये बूटस्ट्रैप क्या इंक्लूड करता है, यानी कि बूटस्ट्रैप क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको, यानी कि आप ये समझ लो कि बूटस्ट्रैप सीखने के लिए आपको बेसिक्स क्या किस पे नॉलेज होना चाहिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप तीनों पढ़ चुके हो, ठीक है ना। हाँ वही ट्विटर। बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड क्लासेस फॉर वेब डेवलपमेंट, यानी कि वेबसाइट बनाना है, वेब डेवलपमेंट का काम करना है, तो बूटस्ट्रैप क्या प्रोवाइड करता है? प्री डिफाइंड क्लासेस। जैसे आपने HTML पढ़ा था तो उसमें टैग्स के बारे में पढ़ते थे, प्री डिफाइंड टैग्स के बारे में पढ़ते थे। यहाँ पे बूटस्ट्रैप में क्या है, आपने क्लास, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करता है? प्री डिफाइंड क्लासेस प्रोवाइड करता है। इसमें हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली हमें क्लास के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे क्लासेस पढ़ने हैं कि कौन सा क्लास बूटस्ट्रैप में किस काम के लिए डिफाइन किया गया है। हमें क्लासेस के बारे में बेसिकली इसमें पढ़ना है कि कौन सा क्लास किस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप में क्लास सेलेक्टर आपने पढ़ा है, क्लास को CSS देने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते थे बताओ? क्लास को CSS देने के लिए कौन से सिंबल का आप यूज करते थे? डॉट, हाँ डॉट सिंबल का, याद है ना। तो वही क्लास, वही वाला क्लास जो आपने HTML पढ़ा था, वो इसमें बहुत सारे क्लासेस बना के दे दिए गए हैं। आपको इमेज को रेस्पॉन्सिव करना है, IMG फ्लूइड क्लास है। आपको डिवीजन के पार्टीशन करने हैं, तो उसके लिए बहुत सारे क्लासेस हैं। ये ग्रिड सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? क्लासेस के बारे में पढ़ना है। बूटस्ट्रैप क्या प्रोवाइड करता है? बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? वेब डेवलपमेंट के लिए। बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि यहाँ पे चीजें क्या है, प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है।
जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि आप किसी कंपनी में, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके पास जैसे 50,000 का आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, आपकी मान लीजिए सैलरी है 50,000, आपकी मान लीजिए कंपनी में सैलरी है, और आपके पास आपके कंपनी में आया 50,000 का प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट की कास्टिंग है, सॉफ्टवेयर की कास्टिंग है कितनी, 50,000, आपकी भी सैलरी मान लो कितनी है, 50,000। अब उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में आपने 1 महीने से ज्यादा, 1 मंथ से ज्यादा लगा दिया। ठीक है, जो कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट हैंडओवर किया बनाने के लिए, है ना, कंपनी ने, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, उस कंपनी ने आपको, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपकी सैलरी 50,000, प्रोजेक्ट का भी कॉस्ट क्या है, 50,000, आपको वो प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दिया गया, बनाने के लिए दिया गया, आप बना रहे हो। उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में आपने 2 मंथ लगा दिए। प्रोजेक्ट की कास्टिंग क्या हो गई, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या हो गई, 2 महीने आपने प्रोजेक्ट बनाने में लगा दिए, और प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइम क्या थी, 1 मंथ, है ना, और आपकी सैलरी क्या है, 50,000, और बनाने में 2 महीने लगा दिया, आपकी सैलरी ही 1 लाख रुपए हो गए। और कंपनी जो ओपन किया है वो प्रॉफिट के लिए बैठा है, आपको प्रोजेक्ट दिया, आपने अपने सैलरी से ज्यादा टाइम उसमें लगा दिया, ये होना चाहिए नहीं। तो यहां पे क्या है कि कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, आज किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करो तो डिजाइनिंग के लिए कौन सा, क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली भी हमें चाहिए, तो डिजाइनिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप का। और बूटस्ट्रैप में क्या है कि चीजें प्री डिफाइन है, बनी बनाई चीजें, आपको बहुत टाइम नहीं लगने वाला, उसके कोड स्ट्रक्चर को समझना है, उसको उस कोड को कस्टमाइज करने जानना है, उसको एडिट करने जानना है, उसके क्लासेस के बारे में जानने हैं आपको, और इससे आप, क्योंकि चीजें बनी बनाई हैं, इसलिए आप फास्टर डेवलपमेंट कर सकते हैं, इजी तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमको स्लाइडर बनाना है, तो स्लाइडर के लिए आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा था, एनिमेशन आपने एचटीएमएल में पढ़ा था, तो वहां पे स्लाइडर बनाने के लिए एनिमेशन लगाते थे, जावा स्क्रिप्ट में स्लाइडर बनाने के लिए कोड करते थे, तो उतना हमारे पास टाइम कहाँ है। हाँ, हमें बनाना है तो हम चीजें जानते हैं, लेकिन हमें उतना टाइम हमारे पास है ही नहीं, हमको फास्टली चीजें करनी है। क्यों, तो वो काम किससे है, किससे पॉसिबल है, बूटस्ट्रैप से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इतने में, बताओ। हाँ, इसके इन्वेंटर कौन है, इसको कौन डेवलप किया था, इसके डेवलपर का नाम क्या है, 1 मिनट, पीछे इसको नोट करना है क्या, नोट कर लो। ठीक है, फोटो ले लो, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके डेवलपर कौन है, बूटस्ट्रैप वाज डेवलप्ड बाय मार्क ओट्टो एंड जैकोब थार्टन एट ट्विटर। जब ट्विटर नाम की कंपनी में ये जॉब कर रहे थे, तो ये डेवलप किया गया था, और कब डेवलप किया गया था, अगस्त 2011 में। ये बहुत पुराना नहीं है, 2011 में ही इसको ये लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है, डेवलप किया गया है। ठीक है, मार्क ओट्टो एंड जैकोब थार्टन। ठीक है, सर डैशबोर्ड से शेयर कर दीजिए। क्या शेयर कर दूं मैं डैशबोर्ड से, ठीक है, चलो। और चीजें, ये ग्रिड सिस्टम मैं आपको आगे बताता हूं, इसमें आपको समझ नहीं आने वाला है। तो अब इतना देखने के बाद, थोड़ा सा थ्योरी आपने देखा, बाकी हम लोग ग्रिड सिस्टम पे आपको अलग से मैं बताता हूं। तो इसको मैं पीपीटी को क्लोज करता हूं। अब देखो, अब आपको ओपन करना है, और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको बूटस्ट्रैप क्या प्रोवाइड करता है, कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरीज का मतलब एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ा है आपने, क्यों, तो एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होगा, बहुत सारे क्लासेस डिफाइन करके दे दिया गया है बूटस्ट्रैप में, है ना। यानी कि बूटस्ट्रैप क्या प्रोवाइड करता है, कुछ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी का मतलब कुछ एक्सटर्नल सीएसएस प्रोवाइड करता है, और कुछ एक्सटर्नल जेएस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसको बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली उसको लिंक कराना पड़ेगा, है ना, उसके लाइब्रेरीज को लिंक करना पड़ेगा उस
एक्सटर्नल CSS को लिंक करना पड़ेगा, उस एक्सटर्नल JS फाइल को लिंक करना पड़ेगा, तभी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये लाइब्रेरीज यानी कि जो जहां पे क्लासेस आपको बताया है कि इसमें प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। प्री डिफाइंड क्लासेस का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड क्लासेस का मतलब कि उस क्लास का CSS एक्सटर्नल CSS में पहले से डिफाइन होगा। हमें उस वैसा स्टाइल चाहिए, उस टाइप का स्टाइल चाहिए, तो हमें उस क्लास को यूज करना पड़ेगा। क्यों? समझ आ रहा है? वैसे ही आपको स्लाइडर बनाना है, तो स्लाइडर के लिए जावास्क्रिप्ट में आप एक्सटर्नल JS लिखते हो, तो वैसे ही स्लाइडर का कोड, मेन्यू का कोड, एक्सटर्नल JS का फाइल एक आपको प्रोवाइड करता है। आपको स्लाइडर को यूज करना है तो वो एक्सटर्नल JS की फाइल को क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा। तो वो लाइब्रेरीज मिलेंगे कहां से? वो लाइब्रेरी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फर्स्टली हमें क्या करना है कि गूगल से पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से हमें लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना है। तो लाइब्रेरीज को डाउनलोड करने के लिए, और बूटस्ट्रैप में भी हम लोग जो सबसे लेटेस्ट बूटस्ट्रैप है वही पढ़ेंगे। हम वेबसाइट ओपन करते हैं बूटस्ट्रैप की, है ना। बूटस्ट्रैप सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे जो लिंक आएगा, गूगल पे मैं ओपन कर लेता हूँ, याहू पे ओपन है, बूटस्ट्रैप सर्च करना है गूगल पे, है ना। बूटस्ट्रैप और ओपन किया, उसके बाद जो इसकी वेबसाइट का नाम क्या है, getbootstrap.com, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको वो लाइब्रेरी चाहिए, वो एक्सटर्नल CSS चाहिए, वो एक्सटर्नल JS की फाइल चाहिए, जो हमें क्या करना है, हमें जो लिंक करना है अपने फाइल में। तो डाउनलोड करने के लिए देखो आपको क्या करना है। फर्स्टली सबने वेबसाइट ओपन कर लिया क्या? बताइए, सबने ओपन किया वेबसाइट? सबने ओपन किया। वेबसाइट का नाम क्या है? getbootstrap.com, है ना। ठीक है, ओपन किया सबने? रिप्लाई करो। हाँ, ओपन करने के बाद आपको वो लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना है जो कि हमको बूटस्ट्रैप में मिलता है। तो वो लाइब्रेरी डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है डाउनलोड पे, वेबसाइट ओपन करना है और यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड का, इस डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ ऑन है। डाउनलोड पे जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको? आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, है ना। कंपाइल CSS एंड JS, इसके नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है सबको, है ना। कंपाइल CSS एंड JS, और उसके बाद इसको डाउनलोड पे करके क्लिक कर लेना है। ये फाइल आपके लैपटॉप में आ जाएगा। अब बात आती है कि जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं वो लोग कैसे करेंगे, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि आपको क्या करना है कि डाउनलोड पे, यानी कि getbootstrap.com को ओपन करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। वहां पे आओगे तो ये ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पे डाउनलोड कंपाइल CSS एंड JS की फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इतना करने के बाद आपके सिस्टम में, लैपटॉप में ये आ जाएगा और इसको ओपन करना है। ये जिप फाइल ओपन होगा। अभी मैं ये इसकी लाइब्रेरी पैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। जिसको कंफ्यूजन है, आप सॉफ्टवेयर किट में जाओगे, अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे और सॉफ्टवेयर किट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट किया। जो डाउनलोड करोगे तो वो क्या होगा, जिप फाइल होगा, है ना। जिप फाइल होगा, इसको क्या कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ठीक है, ये हुआ। इसको ओपन जब करोगे आप तो देखो दो फोल्डर आपको मिलेंगे इसके अंदर, एक CSS और एक JS फोल्डर मिलेगा। CSS में भी बहुत सारी लाइब्रेरी होगी, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, सारा हम लोग डिलीट कर देंगे, एक रखेंगे। ठीक है, और JS फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारे फाइल मिलेंगी। अब देखो रखना क्या क्या है आपको। इतना डाउनलोड सबने कर लिया क्या? किसी ने नहीं किया बताओ। हाँ, मोबाइल के लिए भी मैं बता रहा हूं। मोबाइल के लिए आपको क्या करना है,
देखो जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप सीडियन लिंक, है ना। आपको लिंक कराने में प्रॉब्लम है तो जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं उनके लिए उनको सर्च करना है बूटस्ट्रैप सीडियन लिंक, ठीक है। और जब बूटस्ट्रैप सीडियन लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट आएगा सीडियन का, और इसको ओपन कर लेना है ना। अब सीडियन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या मतलब है इसका, यानी कि जो आपकी ये लाइब्रेरी है ये कहीं और रख दिया गया है, ऑनलाइन कहीं होस्ट करके रख दिया गया है, उसके लिंक से आप काम चला सकते हो। आपको अपने सिस्टम में नहीं रखना है, आप उसके लिंक को यूज कर लीजिए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा और हमेशा नेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइल होगी कहाँ रख दिया गया है, ऑनलाइन किसी सर्वर पे होस्ट करके रख दिया गया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको कॉपी करके आपको हेड सेक्शन में लिंक कराना पड़ेगा, ठीक है। इसको तो लिंक कराने के लिए कौन से टैग का यूज करोगे, लिंक टैग का, क्योंकि इसका एक्सटेंशन क्या है, .css है। ये JS की फाइल है तो .js है, तो इसको लिंक कराने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हो, बताया गया ना। तो लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करोगे, और इसको लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो चलो मैं करके अभी बता रहा हूं, ठीक है। हाँ चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिंक करते हैं सीडियन। जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं यहां से कॉपी करके, या तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी है क्लिक टू कॉपी, यहां से क्लिक टू कॉपी, इस पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। लिंक कैसे कराना है देख लो। तो हमें कौन सा यूज करना है, हमने अभी एक लाइब्रेरी हमने ऑफलाइन डाउनलोड करी थी, उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है, आप बिना ऑफलाइन अपने सिस्टम में रख के लिंक करा के और यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेता हूं और इसको ओपन करता हूं। अब देखो जो आपने लाइब्रेरी डाउनलोड किया उसमें बहुत सारी लाइब्रेरी रखे गए हैं, आप उसको इससे कंफ्यूज ना हो, सारी फाइल आप इसमें से डिलीट कर दो, एक फाइल केवल रखो, सारी फाइल डिलीट कर दो। यानी कि ऊपर वाली लाइब्रेरी केवल रखनी है और सब हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और CSS के अंदर, यानी कि CSS के अंदर एक ऊपर वाली फाइल जिसका नाम क्या है, bootstrap.css, आप में हो सकता है कि एक्सटेंशन हाइड हो, तो उससे परेशान नहीं होना है। तो CSS वाले फोल्डर के अंदर जो CSS लाइब्रेरी रखी गई थी बहुत सारा, जैसे कंट्रोल हम जेड कर लेते हैं, इसके ऊपर वाला क्या है सबसे, जिसका नाम क्या है, bootstrap.css, या तो हो सकता है आप में एक्सटेंशन हाइड हो तो केवल bootstrap नाम से होगा, इसको रखना है। बाकी को क्या कर देना है, डिलीट, ऊपर वाले को छोड़ना है, बाकी को हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। और JS के अंदर भी क्या करना है, बहुत सारे लाइब्रेरी रखा गया है, इसमें हमने क्या रखना है, bootstrap.js वाली लाइब्रेरी रखनी है। देख लो, सुन लो, क्या करना है, हमें करना है JS फोल्डर के अंदर अब जब जाओगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे JS की लाइब्रेरीज हैं, यानी कि ये क्या है, .js एक्सटेंशन है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का कोड किया गया होगा। क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था तो एक्सटर्नल JS लिखने के लिए एक्सटेंशन क्या देते थे, .js देते थे ना, तो वही JS है। क्या मैसेज कर रहे हो, एक बार मैं फिर से बता दूं, वेबसाइट ओपन करने के बाद, ओके चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। वेबसाइट ओपन करना है, देखो गूगल ओपन कर लो, सबसे पहले गूगल ओपन किया, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद आपको बूटस्ट्रैप सर्च करना है, बूटस्ट्रैप, ठीक है। सर्च करने के बाद देखो वर्षा राठौर, तो मैं बता रहा हूं ना, फिर से देखो, सुन लो, गूगल ओपन करने आता है, गूगल ओपन कर लो, उसके बाद आपको सर्च करना है बूटस्ट्रैप, ठीक है, समझ आ रहा है अब, बूटस्ट्रैप, कुछ अभी ज्यादा बताया ही नहीं, फिर क्या नहीं समझ आया इसमें। और इसके बाद वेबसाइट ओपन करना है, वेबसाइट का नाम क्या है, या तो डायरेक्टली आप वेबसाइट ओपन कर लो, getbootstrap.com। तो यहाँ पे पहला वाला जो लिंक है, सर्च करने के बाद आप इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना है, सुनो, क्लिक करने के बाद क्या करना है,
ये वेबसाइट तो ओपन कर लिया, वर्षा, विवान वेबसाइट ओपन हो गया, प्रियमदा बताइए, अंजलि, हाँ वर्षा वेबसाइट ओपन किया, रिप्लाई करो, विवान, प्रियमदा, ठीक है। वर्षा, विवान, चलो रिप्लाई तो किया करो जब पूछते हो तो वेबसाइट ओपन, हाँ वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन पे जाना है। डाउनलोड ऑप्शन पे जाने के बाद, ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंपाइल CSS एंड JS, ठीक है, कंपाइल CSS एंड JS। यहाँ पे नीचे एक बटन मिलेगा डाउनलोड का, बताओ दिख रहा है? दिखा? डाउनलोड का ऑप्शन, ये कंपाइल CSS एंड JS के नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, मिला सबको? वर्षा दिखा? हाँ, तो इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में। हो गया? बताइए, हो गया? कर लिया? उसके बाद इसको जहां पे भी डाउनलोड हुआ है, जहां पे भी डाउनलोड हुआ है, आपको उस लोकेशन पे जाने के लिए इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा होगा उस पे राइट क्लिक करना है, या तो आप जहां पे डाउनलोड हुआ है जाके आप डायरेक्टली वैसे देख लीजिए, ठीक है। तो डाउनलोड किया है उसको ओपन करने के लिए शो इन फोल्डर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, शो इन फोल्डर पे जाना है और यहाँ पे आपको डाउनलोडेड फाइल मिल जाएगा। यही तो हमने डाउनलोड किया है, तो जहां पे भी डाउनलोड किया है उस लोकेशन पे चले जाइए आप। और उसके बाद क्या करना है, आपको इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि फिर से देखो बता रहा हूं मैं, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल ऑप्शन पे आना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन नीचे मिलेगा एक्सट्रैक्ट का, एक्सट्रैक्ट कर दिया तो वो उसी नाम का एक फोल्डर आपके लैपटॉप में उसी लोकेशन पे बन जाएगा। यानी कि देखो एक्सट्रैक्ट करते ही वो फोल्डर अनजिप होके आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस नाम का एक फोल्डर यहाँ पे बन के आ जाएगा। देखो जब 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 आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस नाम का फोल्डर बन के आ जाएगा, बूटस्ट्रैप 4.5.3 डिक नाम का है, जो भी है डिस्ट नाम है ना। तो ये फोल्डर आया है, इस फोल्डर को ओपन करना है, यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसी नाम का फोल्डर आ गया है। और उस फोल्डर को ओपन जब करोगे तो क्या मिलेगा, 2 फोल्डर मिलेगा। मिला? बताइए। तो मैं बता रहा हूं ना कि जब डाउनलोड हो गया तो क्या करोगे आप, ठीक है। देखो सुनो, डाउनलोड सबने कर लिया? हाँ, डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, उसको ओपन करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है। वो फोल्डर, उस नाम से फोल्डर आ जाएगा, उस फोल्डर को ओपन करना है। फिर से फोल्डर ओपन किया तो उसमें 2 फोल्डर मिलेंगे आपको। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं पैनल पे ये सॉफ्टवेयर किट में अपलोड कर दूंगा, ये आप लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर लेना वहां से। आप अभी के लिए समझो केवल, ठीक है। ये लाइब्रेरी डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक ही जगह पे मैं सारा लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करके दे दूंगा। अब इसमें देखो CSS फोल्डर ओपन करोगे तो इसमें ये अभी इसके अंदर बहुत सारा आपको लाइब्रेरीज मिलेंगे जो अभी हमने डाउनलोड किया था। और ये फोल्डर ओपन करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा लाइब्रेरी आपको CSS के अंदर मिलेगा। जब आपने डाउनलोड किया है तो 2 फोल्डर मिलेगा, CSS एंड JS। और CSS के अंदर जाओगे तो बहुत सारे लाइब्रेरी आपको मिलेंगे, जिसमें से केवल ऊपर वाला रखना है क्या, जिसका नाम क्या है, बूटस्ट्रैप।
जिसका नाम क्या है, बूटस्ट्रैप, और एक्सटेंशन आप में शो हो रहा होगा तो आप दिखेगा क्या, bootstrap.css, है ना। तो इसमें से सेलेक्ट ऑल करके इसको अनसेलेक्ट कर लीजिए। हमको किसको डिलीट नहीं करना है, bootstrap.css को केवल रखना है। और ठीक है, जब JS फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो इसमें भी एक लाइब्रेरी होगी, कौन सी, bootstrap.js। ठीक है, bootstrap.js को रखना है। इसको सेलेक्ट किया, या तो सबको सेलेक्ट किया और इसको अनसेलेक्ट कर लिया, यानी कि इसमें हमको कौन से लाइब्रेरी को रखना है, bootstrap.js को। यानी कि इसके अंदर JS फोल्डर के अंदर एक हमें लाइब्रेरी रखने हैं, कौन से, bootstrap.js, और CSS फोल्डर के अंदर एक लाइब्रेरी रखने हैं, कौन से, bootstrap.css। ठीक है, और एक लाइब्रेरी हमें और चाहिए जो कि jQuery की लाइब्रेरी होगी। अब jQuery क्या है, जो कुछ लोगों ने jQuery पढ़ा है तो jQuery पता है कि jQuery का हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के टास्क को सिंपल करने के लिए। यानी कि उसमें बहुत सारा jQuery में क्या है कि उसकी लाइब्रेरी में बहुत सारा कोड आपको करके दे दिया गया है, बहुत सारे फंक्शंस बना के दे दिए गए हैं जावास्क्रिप्ट के, और उसको आप इजीली तरीके से कर सकते हो। तो वो लाइब्रेरी यानी कि jQuery की लाइब्रेरी भी हमको चाहिए, जो कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे, jQuery की वेबसाइट से। तो हमने फिर से एक वेबसाइट ओपन करना है, jQuery.com। ठीक है, jQuery.com, यहां से जाना है और आपको डाउनलोड पे जाना है। ठीक है, jQuery.com पे जाना है, यानी कि वेबसाइट ओपन करना है। क्या URL क्या है, jQuery.com, और jQuery.com पे जाओगे तो डाउनलोड पे आपको डाउनलोड ऑप्शन पे आना है, दिख रहा है ना। ये वेबसाइट ओपन करना है, कौन सा, jQuery.com, और यहाँ पे एक मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड। डाउनलोड पे जब जाओगे आप तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बहुत सारा, देखो कोई भी एक कंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड कर लो। ठीक है, कोई भी एक कंप्रेस्ड वाला डाउनलोड कर लो। कंप्रेस्ड फाइल क्या होता है, थोड़ी छोटी फाइल होती है। अनकंप्रेस्ड फाइल क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो jQuery की एक ऊपर सबसे लिंक मिलेगा, डाउनलोड कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery 3.5.1, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के लिए फिर से देख लो, आपको जाना है किस वेबसाइट पे, jQuery.com पे, और वहां पे ऑप्शन मिलेगा मेन्यू में आपको डाउनलोड का। डाउनलोड पे अब जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्या, डाउनलोड कंप्रेस jQuery प्रोडक्शन jQuery 3.5.1 वर्जन पे, और इस पे जब क्लिक करोगे तो jQuery यानी कि इसमें इसके अंदर बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का कोड किया हुआ मिलेगा। क्यों मिल रहा है ना, ऐसा ओपन हो रहा होगा। तो इस पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और सेव एज पे आना है। फिर से देख लो, फिर से रिपीट कर दें क्या, बताओ, फिर से रिपीट कर दूं, यस सर। jQuery.com पे आना है। jQuery.com पे आने के बाद डाउनलोड ऑप्शन पे आना है। डाउनलोड ऑप्शन पे आने के बाद आप जब डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन स्क्रॉल करोगे तो ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड द कंप्रेस प्रोडक्शन jQuery 3.5.1। ठीक है, इस पे जब क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा कोड किया हुआ मिल जाएगा। ये jQuery की लाइब्रेरी है ना। यानी कि jQuery की लाइब्रेरी भी क्या है, एक एक्सटर्नल JS फाइल है जिसके अंदर बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का कोड करके रख दिया गया है। टास्क को सिंपल करने के लिए बहुत सारे फंक्शन बना के दे दिए गए हैं। तो इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद इसको सेव कर लेना है सिंपल। तो इसका नाम क्या है, देखो सेव कर लिया। तो पहले से हमने जावा jQuery पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे डाउनलोड है तो यस रिप्लेस कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एक फाइल और हमने डाउनलोड करा, कौन सा, jQuery की फाइल डाउनलोड करी। यानी कि jQuery के आपको कोड करने हैं, है ना, jQuery के फंक्शन को यूज करना है तो ये लाइब्रेरी आपको लिंक कराना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, jQuery -3.5.1.min.js। यानी कि इसको रीनेम करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन लिंक कराना है तो ऐसे ही नाम देना पड़ेगा। इसका एक्सटेंशन क्या है, .js। यानी कि ये क्या है, ये भी एक JS की ही फाइल है, एक्सटर्नल JS की फाइल है। क्यों, जैसे bootstrap.js था, जैसे एक्सटर्नल CSS था bootstrap.css, वैसे भी ये क्या है, ये भी एक
JS की फाइल है, एक्सटर्नल JS की फाइल है। इसको क्या करें, इसको भी मैंने कॉपी किया, ठीक है। हाँ हाँ, डाउनलोड कर चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, डाउनलोड सर ये, हाँ मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, जैसे या तो jQuery का CDN भी यूज कर सकते हो। गूगल पे वैसे ही सर्च करना है और सर्च करना आप jQuery CDN, तो उसका CDN फाइल मिल जाएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ, पहले आप लैपटॉप के लिए देख लो, फिर मोबाइल के लिए भी बता दूंगा, ठीक है। कितने लोग क्लास अटेंड किए हैं, कौन कौन है, मैं देख लूं कि कौन कौन प्रेजेंट है एक बार। शर्मिली, आसमा, प्रिया सचान, शुभांशी, रूही, मिल्की, नीतू, सुनीता, चंद्रेश, हर्ष, श्रेया, ठीक है, सोनी रावत, सोमिल, रेणुका, अभिषेक, प्रीति, शिवानी, निहारिका, ठीक है, संकल्प, हरिश्याम, शिवानी, विवान, चलो ठीक है, राजेश्वरी, राहुल, अरुण, ममता, शिप्रा, मोहित, कृतिका, अनुराधा, पल्लवी, मनाली, ठीक है, RS श्रीवास्तवा, गरिमा, वर्षा राठौर, अंशिका, हाँ। तो तो क्या करना है, ये लाइब्रेरी को हमने जो डाउनलोड करा है इसको भी, यानी कि इन सबको हमें अपने एक फोल्डर के अंदर रखना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो भी हमको बूटस्ट्रैप की का प्रैक्टिस करना है उसके लिए हम लोग एक डेस्कटॉप पे फिर से फोल्डर बनाते हैं, है ना। एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाते हैं और जितने भी हम लोग वेब पेज बनाएंगे, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर सेपरेट करके रखेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक फोल्डर बनाया बूटस्ट्रैप डेमो नाम का, या कोई भी हमने कर लिया, ठीक है। इसका नाम हम कर लेते हैं बूटस्ट्रैप डेमो, ठीक है। एक फोल्डर बनाना है बूटस्ट्रैप डेमो, ये फोल्डर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। हमने दे दिया बूटस्ट्रैप, हाँ, डेमोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया और इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसके अंदर वो जो हमने लाइब्रेरीज, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया। हाँ तो देखो क्या करना है कि बूटस्ट्रैप डेमो के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी रखना है। जो आपने अभी लाइब्रेरी को डाउनलोड किया है, जो CSS फोल्डर के अंदर था, क्या नाम था, bootstrap.css, bootstrap.js और jQuery.js। वो तीनों लाइब्रेरी को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, इसी फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा, ताकि आपको लिंक करा सको। एक्सटर्नल CSS को लिंक करना आपको पता है, आपको एक्सटर्नल JS को लिंक करना पड़ता है, पता है, आपने सीख चुके हो। जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करने के लिए कौन से टैग का यूज करते हैं, आप बताओ, बताइए। एक्सटर्नल JS की फाइल को लिंक करने के लिए जावास्क्रिप्ट जब पढ़ाया था तो बताया था, स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। आपको एक्सटर्नल JS की CSS की फाइल को लिंक करने के लिए कौन से टैग का यूज करते हैं, लिंक टैग का। तो उसको लिंक करने के लिए, उस लाइब्रेरीज को लिंक करने के लिए पहले उस लाइब्रेरी को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा इस फोल्डर के अंदर। तो हमने अभी डाउनलोड किया है, जिसको उसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। या तो इस फोल्डर के अंदर हमने क्या करना है, CSS फोल्डर के अंदर bootstrap.css रखा है और JS फोल्डर के अंदर bootstrap.js को रखा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों फोल्डर को हमने कॉपी कर लिया, JS फोल्डर को और CSS फोल्डर को, इन दोनों फोल्डर को हमने कॉपी किया। जरूरी नहीं है कि आप फोल्डर के अंदर ही रखो, आप जैसे जहां पे भी रखोगे उसका लोकेशन आपको सेट करना पड़ेगा। लोकेशन सेट करना आपको पता है,
क्यों? जैसे इमेज को सेट करना होता था, इमेजेस फोल्डर के अंदर था तो आप इमेजेस स्लैश लिखते थे ना, वैसे ही जेएस फोल्डर के अंदर है, सीएसएस फोल्डर के अंदर अगर आपका लाइब्रेरी है तो वैसे ही सीएसएस स्लैश जेएसएस स्लैश लिखना पड़ेगा। तो हमने इस लाइब्रेरी को कॉपी किया और कहाँ रख लेंगे, कहाँ पे, बिफोर बूटस्ट्रैप डेमो, बूटस्ट्रैप डेमोज नाम के फोल्डर के अंदर रख लिया, इसको ओपन किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो CSS फोल्डर के अंदर क्या है, bootstrap.css, और JS फोल्डर के अंदर क्या है, bootstrap.js। एक लाइब्रेरी हमें और भी रखने हैं, कौन सी बताइए, एक लाइब्रेरी और भी रखने हैं, कौन से, jQuery.js है ना। तो अभी उसको हमने कहाँ पे डाउनलोड करा था, उसको भी मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से उस लाइब्रेरी को कॉपी कर लिया जिसका नाम क्या है, jQuery-3.5.1.min.js। इसको मैंने कॉपी किया, कहाँ पे रख लेंगे, बूटस्ट्रैप डेमोज के अंदर। कहाँ रख लें, किस फोल्डर के अंदर रख लें, बताओ किस फोल्डर के अंदर रख लिया जाए, JS फोल्डर के अंदर रख लें। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक एक्सटर्नल JS फाइल है, देखो इसका एक्सटेंशन क्या है, .js, ठीक है ना। क्यों? तो JS फोल्डर के अंदर रख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है तो इन तीनों लाइब्रेरी को आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, लिंक कराना पड़ेगा, तभी आपका वेबसाइट क्या बनेगा, मोबाइल फ्रेंडली बनेगा, है ना, रेस्पॉन्सिव बनेगा। तो हमें क्या करना है, अब चलो हम लोग वेब पेज बनाते हैं, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, HTML, और इसको कितने सेक्शन में, 2 सेक्शन में, हेड और बॉडी सेक्शन। अब ये हेड सेक्शन और हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन और बॉडी की क्लोजिंग सेव कर लेते हैं। ठीक है, कहां पे सेव कर लें, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया कौन सा, बूटस्ट्रैप डेमो, जो आपने फोल्डर बनाया है उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लीजिए। हमने नाम दे दिया है क्या, ये HTML ही है ना, demo1.html। देखो जैसे आपने HTML पढ़ा था तो आपको आइकन्स लगाने में प्रॉब्लम आ रहे थे, क्यों, डिफरेंट टाइप के वेबसाइट में जैसे फेसबुक का, यूट्यूब का, बहुत सारे मल्टीपल आइकन्स थे, तो वो बूटस्ट्रैप से आप लगा सकते हो, मैं बताऊंगा आगे। तो अब ये तो आपने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, हमें एक डिवीजन यूज करना है, हमने div टैग यूज किया, और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीपल टाइम्स, आप आईडी का भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग मैक्सिमम हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। इसमें मार्जिन, पैडिंग, सब कुछ के लिए, बॉर्डर देने के लिए क्लासेस डिफाइन किए गए हैं, कलर डिफाइन करने के लिए क्लासेस डिफाइन किए गए हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमने एक डिवीजन बनाया, डिव, और डिवीजन को आपको पार्ट करना था, पार्टीशन आगे आपको मैं बताऊंगा। तो पार्ट करने के लिए वहां पे क्या करते थे, हाँ, तो देखो ये हेड का D कैपिटल हो गया, तो इससे कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि HTML क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं है, बताओ, HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना ज्योति। तो इसमें हमने एक क्लास यूज किया, और क्लास का नाम, जैसे वेबसाइट आप बनाते हो, कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उसका पहले आउटर बनाते हो आप, क्यों आउटर बनाते हो, तो यहाँ पे हमको आउटर क्रिएट करने के लिए एक डिवीजन के अंदर हमें क्लास कॉल करना पड़ता है। कौन सा क्लास, एक एक क्लास को आपको इसमें क्लासेस के बारे में ही पढ़ना है कि कौन सा क्लास हम किस काम के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक आउटर क्रिएट करने के लिए क्लास कौन सा है, कंटेनर क्लास है, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर क्लास है, और एक क्लास है कंटेनर माइनस फ्लूइड क्लास, है ना। क्लास क्या है, कंटेनर क्लास है, यानी कि आउटर क्रिएट करने के लिए, देखो अभी समझ आएगा। और एक क्लास के अंदर, एक क्लास एट्रीब्यूट के अंदर, एक क्लास एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल क्लास कॉल कर सकते हो। एक क्लास के अंदर ये क्या है, ये प्री डिफाइंड क्लास है बूटस्ट्रैप का।
है ना। अब इसमें हमने क्लास तो कॉल किया, क्या मतलब है इसका, चलो सीएसएस देके देखते हैं। तो सीएसएस देने के लिए आप क्या यूज करते हो, स्टाइल टैग यूज करते हो ना, क्यों, स्टाइल टैग यूज किया। अब या तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन सीएसएस दे सकते हैं, इसके कलर को देना है तो इनलाइन सीएसएस दे सकते हैं कि नहीं, तो इनलाइन सीएसएस दे सकते हैं। या तो इसमें हम खुद का क्लास एक डिफाइन कर सकते हैं, क्यों, क्लास से भी सीएसएस दे सकते हो, आईडी दे के डिफाइन कर सकते हो, कर सकते हैं ना। तो चलो अभी हम क्या करते हैं कि अभी इनलाइन सीएसएस दे के देखते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है बूटस्ट्रैप में कि कभी कोशिश करना है डिवीजन के जब पार्टीशन आप कर रहे हो तो कभी भी हमको विड्थ डिफाइन नहीं करना है। अगर विड्थ डिफाइन किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। विड्थ डिफाइन करने के लिए, डिवीजन के पार्टीशन करने के लिए ग्रिड सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं, जो कि आपको आगे अभी बताएंगे कि कैसे पार्टीशन करते हैं। और यहाँ पे पार्टीशन करना बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि आपको हैबिट किसका है, HTML का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो हमने इसका मिनिमम हाइट दे दिया। मिनिमम हाइट क्यों यूज किया जाता है, चलो हम हाइट ही दे देते हैं यहाँ पे। अभी हाइट तो जानते हो, हाइट हाइट हमने दे दिया 400 पिक्सल, ठीक है, 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड दे दिया रेड, रन कराते हैं, ठीक है। अभी इस डिवीजन का हमने क्या किया, हाइट दिया है 400 पिक्सल, विड्थ दिया है, सॉरी हाइट दिया है और विड्थ डिफाइन नहीं किया है, और बैकग्राउंड रेड दे दिया है। तो बाय डिफॉल्ट जो डिवीजन था आपने पढ़ा था, तो वहां पे डिवीजन क्या था, ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, यानी कि बाय डिफॉल्ट टोटल विड्थ लेता था स्क्रीन का, क्यों, स्क्रीन का टोटल विड्थ लेता था ना डिवीजन, ब्लॉक लेवल एलिमेंट था। इसको मैंने किया कंटेनर क्लास बना दिया, एक क्लास कॉल किया है, कौन सा, कंटेनर। देखो अब रन कराते हैं डेमो1। तो ये लाइब्रेरी को लिंक किया है क्या अभी हमने, अभी लाइब्रेरी को लिंक नहीं किया। अभी जैसे टोटल विड्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे पहले डिवीजन था वैसे डिवीजन अभी आ रहा है। तो हमको इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है, तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये क्लास तभी काम करेगा, ये कंटेनर क्लास कहीं पे डिफाइन है ना, कहाँ पे डिफाइन है, ये कंटेनर क्लास तभी अप्लाई होगा, इसका सीएसएस तभी अप्लाई होगा जब इसका लाइब्रेरी यहाँ पे लिंक होगा। क्यों, यहाँ पे ये क्लास अगर आप कॉल कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं तो डिफाइन होगा। ये क्लास सीएसएस में कहाँ पे डिफाइन है, ये जो लाइब्रेरी हमने रखा है, क्या मैसेज कर रहे हो मैं एक बार देख लूं, हाँ। तो क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक करना पड़ेगा आपको। तो लिंक करने के लिए कुछ लाइब्रेरी हैं जो कि बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। तो क्या प्रोवाइड करता है, एक सीएसएस की लाइब्रेरी को लिंक करना पड़ता है और 2 जेएस की लाइब्रेरी को लिंक करना पड़ता है। तो इसमें सीएसएस की लाइब्रेरी को लिंक करने के लिए कौन सा टैग, लिंक टैग, और जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को लिंक करने के लिए कौन सा टैग, स्क्रिप्ट टैग। 2 स्क्रिप्ट यूज करोगे, एक लिंक, तो लिंक टैग का यूज करेंगे। और हमने लाइब्रेरी को कहां रखा है, देखो ये demo1.html है और css लाइब्रेरी कहां पे रखी गई है, css फोल्डर के अंदर रखी गई है। तो ये इसको देखो, आपको इसमें ओपन करना है तो आप देख सकते हो, मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूं, लेकिन आपको ओपन नहीं करना है, मैं ओपन करके इस लाइब्रेरी को दिखाते हैं। देखो आप भी तो ऐसा सीएसएस बना सकते हो, आपने एक्सटर्नल सीएसएस बनाया है, आपने एचटीएमएल पढ़ा था, एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिखते थे जिसके अंदर आप सीएसएस क्लास को डिफाइन करते थे, आईडी को डिफाइन करते थे, टैग को डिफाइन करते थे। लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या है कि बहुत सारा काम करने के लिए बहुत सारा क्लास डिफाइन करके दे दिया गया। इसको देखना है तो आप देख सकते हो। चलो मैंने ओपन किया, लेकिन आपको ओपन नहीं करना है, ओपन करोगे कुछ चेंज हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, आईडी करप्ट, ये लाइब्रेरी करप्ट हो जाएगी। तो आपको मैं आपके क्लियरिटी के लिए मैं एक बार दिखाता हूं। इसको ओपन किया, ओपन किया तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सीएसएस लिखे गए हैं जो कि आप सीएसएस पढ़ चुके हो। क्यों, यहाँ पे डॉट सिंबल क्लास को सीएसएस देने के लिए क्या है, डॉट सिंबल का यूज करते हैं, और क्लास का नाम क्या दिया गया है, रो हाइफन कॉल्स हाइफन 4। तो ये क्लास तो आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने एक क्लास कॉल किया, इसके अंदर कौन सा, कंटेनर क्लास। क्यों, यहाँ पे कंटेनर क्लास कॉल किया है, तो ये देख ले कि इसमें डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया है। देखें तो देखो, हमको देखने के लिए हम फाइंड भी तो कर सकते हैं, ये आपके क्लियरिटी के लिए मैं कर रहा हूं, आपको सर्च नहीं करना है। और कौन सा क्लास कॉल करें, कंटेनर। सर्च किया, देखो कंटेनर को सर्च किया है,
देखो कंटेनर क्लास है ना, नेव बार कंटेनर ये क्लास है और इसके अंदर डिफाइन किया गया है। मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूं, ठीक है, देखो बहुत सारे CSS लिखे गए हैं, तो इसमें डिफाइन किया गया है। तो आपको इसमें क्या सीखने हैं, बहुत सारे क्लासेस सीखने हैं, लेकिन इसको जब तक कि हम लिंक नहीं करेंगे, इस लाइब्रेरीज को लिंक नहीं करेंगे, ये रेस्पॉन्सिव होगा क्या, ये CSS अप्लाई होगा क्या, नहीं। तो फर्स्टली आपको कोई भी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है तो उसके लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, एक बार आप सही तरीके से लिंक कर लो, बाकी फिर मल्टीपल टाइम क्या करोगे, आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, है ना। तो हमने क्या लिख देंगे, सही लिंक कर रहे हैं क्या, bootstrap.css, ये लिंक सही है क्या, बताइए आप, क्यों सही है ना, क्यों, यहां पे लोकेशन क्या है, हाँ ये लाइब्रेरी कहाँ रखी गई है, CSS फोल्डर के अंदर। तो इससे पहले फोल्डर को, यानी कि आप कोड कहाँ कर रहे हो, demo1.html में कर रहे हो, demo1.html में कर रहे हो, और CSS कहाँ रखा गया है, CSS फोल्डर के अंदर, जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट रखा गया है, कहाँ रखा गया है, CSS फोल्डर के अंदर। तो इसको लिंक कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि CSS फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा CSS/, और आपको पता है इतना करने से CSS ये लाइब्रेरी लिंक होगा क्या, और क्या करना पड़ेगा बताइए, और यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन स्टूडेंट आप बताइए, और कौन सा लाइब्रेरी कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे ताकि CSS अप्लाई हो, प्राइवेटली मैसेज करिए, SRC, हाँ वेरी गुड प्रीति, और शिवानी SRC नहीं, रिलेशन, हाँ शुभांशी बहुत बढ़िया, वैभव SRC नहीं, हाँ रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है, रिलेशन रियल एट्रीब्यूट, जो कि आपको HTML में मैं पढ़ा चुका हूं, जब बताया था कि लिंक टैग का यूज हम दो काम के लिए करते हैं, एक आइकन लगाने के लिए और एक स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए। आपको फेविकॉन फेवरेट आइकन लगाना था तो आप यहाँ पे आइकन पास करते थे, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करना था तो क्या लिखते थे, स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट, ठीक है। तो bootstrap.css ये लाइब्रेरी का नाम है, कहां रखा गया है, CSS फोल्डर के अंदर, और रिलेशन इसका क्या है, क्योंकि ये स्टाइल शीट है तो रिलेशन दे दिया स्टाइल शीट। और क्या लिंक करना पड़ेगा, एक्सटर्नल JS को लिंक करने के लिए आप क्या यूज करते हो, स्क्रिप्ट टैग का, और इसके अंदर क्या यूज करते हो, SRC एट्रीब्यूट का, और JS हमने कहां रखा है, JS फोल्डर के अंदर रखा है, आप जिस भी फोल्डर के अंदर रखे हो वो लिखना पड़ेगा। तो क्या नाम है, bootstrap.js। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है हमेशा, कि जो भी jQuery की लाइब्रेरी है, आपको इतना समझना है कि जो jQuery की लाइब्रेरी है, हमेशा और हमेशा, जो jQuery पढ़ा है उसको पता है, जो लोग नहीं पढ़े उनको इतना ध्यान देना है बस, कि jQuery की जो लाइब्रेरी है, हमेशा और हमेशा किसके अंदर, किसके ऊपर लिंक करना है, bootstrap.js के हमेशा ऊपर लिंक होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो jQuery की लाइब्रेरी है, इसका सीक्वेंस आप क्या रखोगे, यहां पे कर लिया स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट, और यहां कर लिया SRC इक्वल, ठीक है। हमने लाइब्रेरी कहां रखा है, JS फोल्डर के अंदर, और नाम क्या है, jQuery -5.3.1, ऐसा था क्या कुछ, अच्छा 5 पॉइंट हो गया। अभी मैं देख ले रहा हूं लाइब्रेरी का नाम क्या था, तो JS फोल्डर के अंदर आते हैं, और नाम क्या है इसका, jQuery -3.5.1.min.js, इसको भी लिंक करना है। तो इसको लिंक करने के लिए आप वैसे ही लिख लोगे क्या, 3 पॉइंट, हाँ रीनेम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो हाँ रीनेम भी कर सकते हो, आप रीनेम कर लेना 3.5.1.min.js, और ये रखा कहां पे गया है, JS फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया।
तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो jQuery की लाइब्रेरी है bootstrap.min. यानी कि bootstrap.js से ऊपर लिंक होना चाहिए, नहीं तो आगे आप देखोगे कि स्लाइडर का कोड काम नहीं करेगा, मेन्यू का कोड काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? जब स्लाइडर आपको लगवाएंगे, जब मेन्यू बनवाएंगे तो आपको बताएंगे उस टाइम। तो ये इसका सीक्वेंस क्या हो सकता है, ये CSS की लाइब्रेरी ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लास्ट में आप लिंक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, केवल क्या होना चाहिए, bootstrap.js यानी कि jQuery वाली लाइब्रेरी bootstrap.js से हमेशा क्या होनी चाहिए, ऊपर लिंक होनी चाहिए। बाकी CSS को आप ऊपर नीचे करते रहो, कहीं पे भी लिंक कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आपको लाइब्रेरी को लिंक करना है। लिंक किया, अब इसको रन कराते हैं। देखो क्या चेंजेस देखने को मिला है, बताओ। यानी कि जो कंटेनर क्लास हमने यूज किया, जो हमने कंटेनर क्लास यूज किया, बहुत सारा आपने वेबसाइट देखा होगा जिसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट से थोड़ा स्पेस में वेबसाइट बनाया जाता है। जैसे कोई भी वेबसाइट देखो, जैसे कोई भी ऐसा वेबसाइट में सरकारी रिजल्ट को शायद देखता हूं, ऐसा है क्या? जैसे बहुत सारा वेबसाइट आपने देखा होगा कि क्या होता है कि लेफ्ट और राइट से स्पेस लेके बनता है ना। तो ऐसे आउटर्स बनाने के लिए आप कौन सा क्लास यूज करोगे, कंटेनर क्लास। कौन सा क्लास, कंटेनर क्लास। लेकिन पूरे विड्थ में आपको क्या करना है, पूरे विड्थ में आपको वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए कौन सा क्लास है, कंटेनर हाइफन फ्लूट क्लास, है ना। यानी कि ऐसा आउटर बनाना चाहते हो, ऐसा आउटर बनाना चाहते हो जिसके लेफ्ट और राइट से थोड़ा पैडिंग आए, थोड़ा स्पेस आए, उसमें उसके आउटर बनाने के लिए क्लास का नाम क्या है, कंटेनर। और टोटल विड्थ लेना चाहते हो तो कौन सा क्लास है, कंटेनर हाइफन फ्लूट क्लास। ये क्लासेस कहाँ पे हैं, ये डिफाइन है उस लाइब्रेरी के अंदर। कहाँ पे, कौन से लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन होंगे, CSS लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि ये क्लास क्या है, एक CSS है ना। तो bootstrap.css के अंदर ये लाइब्रेरी डिफाइन है। तो अब क्या आएगा बताओ, अब ये टोटल विड्थ लेके आएगा। मैं रन कराता हूं, अब देखो टोटल विड्थ लेके आया। नहीं पूरे पे नहीं आएगा, दिखेगा ही, थोड़ा हाइट देना पड़ेगा ना। तो देखो कंटेनर में क्या हो रहा है कि जो बाय डिफॉल्ट जो डिवीजन को आपने रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया था, तो थोड़ा टॉप से स्पेस आता है, थोड़ा लेफ्ट से स्पेस आता है, थोड़ा राइट से स्पेस आता है। देखा होगा आपने, यहाँ पे देखो टॉप से स्पेस आ रहा है क्या, इसमें लेफ्ट से थोड़ा भी स्पेस आ रहा है क्या, राइट से थोड़ा भी स्पेस आ रहा है क्या। लेकिन चलो आप ये कहोगे कि डिवीजन को हम डायरेक्टली CSS से दे तो भी तो विड्थ टोटल लेके आएगा, क्यों, तो हमने चलो इसको हमने हटा दिया। अब देखो कंटेनर माइनस फ्लूट या कोई ऐसे हमने डिवीजन बना लिया। अब ये क्या, देखो ये भी तो टोटल विड्थ लेके आएगा, क्योंकि डिवीजन क्या है, डिवीजन क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना। टोटल विड्थ लेके आएगा, विड्थ डिफाइन नहीं किया तो। लेकिन इसमें क्या है, देखो हमने रन कराया, स्पेस नहीं लेके आ रहा है क्या, सेव नहीं हुआ है, या हिस्ट्री सेव कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिस्ट्री सेव कर लेता है कभी कभी। तो टोटल विड्थ लेने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा क्लास, कंटेनर हाइफन फ्लूट। और टोटल विड्थ नहीं लेना है तो कंटेनर क्लास। अब हम लोग देखते हैं कुछ बटन्स बनाने हैं, इमेज को रेस्पॉन्सिव करना है। अभी ग्रिड सिस्टम आपको आगे हम बताएंगे पार्टीशन करने। तो हमें इमेज बनाना है, कोई इमेज लगाने के लिए कौन सा क्लास, पहले हमने किया इमेज लगाना है तो टैग यूज करेंगे img src, और img src किया, और इमेज को चलो हम कॉपी करके रख लेते हैं। इमेज को रेस्पॉन्सिव करने देखना है, यानी कि इमेज हमने जो लगाई है उसको स्क्रीन जैसे जैसे छोटा करें, इमेज की हाइट विड्थ ऑटोमेटिक कम होता जाए, और बढ़ाएं तो बढ़ता जाए, ठीक है ना। तो इमेज को रेस्पॉन्सिव करना है तो उसके लिए भी प्री डिफाइंड क्लास है। जैसे चलो एक इमेज लगा लेते हैं, तो इमेज लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को यहीं पे कॉपी करके रख लें, सेपरेट करके यहीं पे रख लेते हैं, ताकि आपको ये कोड पूरा चाहिए तो मैं जिप करके ये सारा फोल्डर में आज अपलोड कर दूंगा। आप जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको CSS फोल्डर भी मिल जाएगा, JS फोल्डर भी मिल जाएगा, आप ये लाइब्रेरी आपके लैपटॉप में आ जाएगा। तो ये वीडियो के साथ में ये पूरा फोल्डर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लाइब्रेरीज को फिर से आपको डाउनलोड ना करना पड़े, ये लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो
चलो इमेज को मैं कॉपी करता हूं अभी। इमेज, कुछ इमेज को हमने यहाँ से कॉपी किया JS फोल्डर के अंदर से, और इसको इमेजेस फोल्डर को मैंने कॉपी किया, है ना। या सिंपल आपको करना क्या है कि वहां पे कुछ इमेजेस रख लेने, ठीक है, इमेजेस रख लेने हैं। तो हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर कुछ इमेज को रख लिया है, इसके अंदर कुछ इमेज रखा है, जैसे abc.jpg और ap20.png। तो कोई भी एक इमेज हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और इमेज कहाँ पे रखा गया है, इमेजेस फोल्डर के अंदर। नाम क्या है, a.jpg। कोई भी एक हमने इमेज लगाया और रन कराते हैं। देखो रन तो कराया, इमेज आ रहा है, बहुत बड़ी इमेज है ना, क्यों, इमेज बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इमेज रेस्पॉन्सिव नहीं है, इमेज को रेस्पॉन्सिव करना है, यानी कि इमेज को स्क्रीन के हिसाब से हम जैसे जैसे छोटा करें स्क्रीन, यानी कि इमेज भी वो छोटी होती जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज क्लास कॉल करना पड़ेगा। और अगर बूटस्ट्रैप 4 की बात करो आप, तो वहां पे अगर बूटस्ट्रैप 4 की लाइब्रेरी आपने लिंक किया है, तो वहां पे क्लास क्या था, img- रेस्पॉन्सिव क्लास था। लेकिन अगर बूटस्ट्रैप हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सबसे लेटेस्ट वाला यूज कर रहे हैं 4.5, है ना। 4.5 में आपको क्लास चेंज हो गया है, हम लोग यूज करते हैं img-fluid क्लास। क्या, img-fluid क्लास। देखो और रन कराया, आया। अब इसमें देखो इमेज को रेस्पॉन्सिव किया है, यानी कि हम यहाँ पे जैसे जैसे इमेज यानी कि स्क्रीन को छोटा करते जा रहे हैं, आप आउटपुट देखो क्या हो रहा है, हाइट विड्थ बढ़ रहा है, देखो हो रहा है, यानी कि इमेज क्या हो रहा है, रेस्पॉन्सिव हो गया है, और ऑटोमेटिक इसकी हाइट विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जा रहा है, हो रहा है ना। लेकिन अगर यही क्लास आप कॉल नहीं किए होते तो क्या होता, हमने इस क्लास को हटाया, ठीक है, क्लास को हटाया, और देखो रन किया, इमेज दिख रहा है क्या, स्क्रीन में छोटा करता हूं इमेज दिखेगा ही नहीं, इमेज बाहर जा रहा है, क्यों हो रहा है, यानी कि ये मोबाइल फ्रेंडली है क्या, नहीं है। इमेज को आपने छोटा किया तो इमेज के बहुत सारे पार्ट क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, यानी कि ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। इमेज को रेस्पॉन्सिव करने के लिए क्लास कौन सा है, क्लास इक्वल। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपने सही तरीके से लाइब्रेरी को लिंक किया है। देखो आपको लाइब्रेरी लिंक करने में अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना, तो अभी आप एक बार समझ लो, एक बार आप वीडियो देख के फिर से चीजें करना है, आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। हो सकता है किसी ने अभी कुछ लोग को प्रॉब्लम आई होगी डाउनलोड करने में ही, कुछ लोग लिंक नहीं करा पा रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास है jQuery का, तो प्रॉब्लम आती है, उससे परेशान ना हो, आप खुद से वीडियो देख के फिर से करना, चीजें आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो क्लास, और कौन सा क्लास, img-fluid क्लास, ठीक है। और ज्यादा क्लियरिटी आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पे वीडियो हैं बूटस्ट्रैप के, आप पहले से वो एक बार देख के आओ, तो आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्लास में, तो YouTube से एक बार वीडियो देख लो, तो आपको यहाँ की क्लासेस अच्छे से समझ आएगा। कहो तो मैं लिंक जो है ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, बूटस्ट्रैप का मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। jQuery का सर मेरी इमेज छोटी नहीं है, अच्छा छोटी की बात नहीं है, अगर छोटी इमेज है तो कोई इमेज बड़ी लगा लो, या तो इमेज बड़ी लगा लीजिए, या तो उसका विड्थ डिफाइन कर लो, हाइट डिफाइन कर लो, ठीक है। तो इमेज हमने कॉल किया है, और देखो ये, अब एक और हम यहाँ पे img फ्लूड के जगह पे ये नोट कर लिया, तो एक हम यूज करते हैं img थंबनेल, थंबनेल, ठीक है, img थंबनेल क्लास कॉल करते हैं। देखो चेंजेस क्या क्या मिलते हैं आपको, img थंबनेल से क्या होता है, थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो इस इमेज के बाहर बाहर, अच्छा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, आप मोबाइल में देखो तो दिख रहा होगा कि इमेज के बाहर बाहर बहुत छोटे पिक्सल का बॉर्डर भी आ जा रहा है, क्यों, इमेज के बाहर थोड़ा बॉर्डर भी आ रहा है,
चलो थंबनेल मैं हटाता हूं, दिख रहा है कि नहीं, बहुत क्लियर आ रहा है, बॉर्डर भी आ रहा है, यानी कि आप ऐसा चाहते हो कि कोई इमेज जितना भी हम लगाएं हमको बार बार जाके वहां पे CSS ना लिखना पड़े, नॉर्मल थोड़ा बॉर्डर आए, बहुत ज्यादा भी बॉर्डर नहीं लगाना है, थोड़ा सा बॉर्डर लगाना है और उसके अंदर थोड़ा सा पैडिंग छोड़ना है थोड़ा, तो ज्यादा सही दिखेगा। तो उसके लिए क्लास क्या कॉल करोगे, IMG थंबनेल। मैं हटा के दिखा देता हूं IMG फ्लूड कर लिया, IMG फ्लूड किया। देखो अगर ध्यान से देखो आप तो आपको पता चलेगा, अभी बॉर्डर इसमें दिख रहा है और रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, रिफ्रेश किया बॉर्डर हट गया, इसके बाहर बाहर बॉर्डर आ रहा था और बहुत लगभग 2 पिक्सल का पैडिंग भी आ रहा था, अंदर की तरफ आ रहा था ना। तो वैसा आप करना चाहते हो, कोई इमेज लगाना चाहते हो जिसमें थोड़ा पैडिंग आए और उस पर बॉर्डर आए, तो कौन सा क्लास कॉल करोगे, हाँ IMG थंबनेल। यानी कि आपको बाहर यानी कि फिर से जाके CSS डिफाइन करना नहीं होगा, आप केवल क्लास कॉल दो कर दो, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे IMG थंबनेल, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर और पैडिंग आ रहा है और इस पे राउंडेड भी आ रहा है। चलो अब हम बटन्स का कुछ यूज करते हैं। पहले तो हम लोग यूज करते हैं कलर देने के लिए बूटस्ट्रैप के कुछ प्री डिफाइन यहाँ पे कलर हैं। बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, कुछ अपने कलर्स डिफाइन करके दे दिया है जो कि आप यूज कर सकते हो, है ना। कलर्स के लिए कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस बना के दे दिया है बूटस्ट्रैप ने, जो कि आप उसको यूज कर सकते हो। बार बार आपको जाके CSS कलर देने के लिए CSS देने की जरूरत नहीं होगी, केवल आप उस कलर का क्लास कॉल कर लो, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो कलर देने के लिए कौन कौन से क्लासेस हैं, है ना। एक हो गया डेंजर क्लास, है ना, फिर सक्सेस क्लास, है ना, वार्निंग, इन्फो, ये कुछ कलर के क्लासेस हैं, ये हमने नीचे लिख देता हूं। अब ये अप्लाई करके देखेंगे, कलर क्लासेस, है ना, डेंजर, सक्सेस, वार्निंग। इसके अलावा भी आप कलर यूज कर सकते हो, डार्क, है ना, लाइट, ठीक है, और हो गया सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो। एक डिफॉल्ट भी होता है, ठीक है, ऐसे कुछ क्लासेस होते हैं। डार्क लाइट, प्राइमरी, हाँ प्राइमरी सेकेंडरी भी होता है, देखो प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, ये बताया था। हाँ तो इतने क्लासेस होते हैं, चलो देखते हैं अब। डेंजर, सक्सेस, वार्निंग, इन्फो, डार्क, लाइट, डिफॉल्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज करते हैं डिवीजन पे। डिवीजन का आपको कलर यूज करना है, कलर देना है, तो अब हमें यहां से CSS नहीं देते हैं। चलो हाइट डिफाइन करना है तो हाइट दे सकते हैं ना, हाइट हमने हटाया, हाइट दिया और क्या कर लिया, यहां से कलर हटा दिया। अब कलर हमको कैसे अप्लाई करना है, बूटस्ट्रैप के क्लासेस से कलर अप्लाई करना है, ठीक है। वाइट, म्यूटेड, ये क्या है, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है प्रीति। तो देखो अब हमको क्या करना है, इस पे कलर अप्लाई करना है। कलर अप्लाई करने के लिए यानी कि बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए BG हाइफन और ये क्लासेस के नाम लिखते हैं। यानी कि जो भी किसी भी चीज का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके पहले क्या लगा दोगे, BG हाइफन, और इसमें से जो भी कलर आपको देना है वो कलर का नाम दे सकते हो, ठीक है। यानी कि डेंजर कलर लगाना है तो आप BG हाइफन क्या कर लोगे, डेंजर, यानी कि कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। अभी देखना, यानी कि बैकग्राउंड कलर, यानी कि ये क्लास है, देखो ये क्लास है। अब बात आती है कि एक क्लास तो आपने पहले से ही कॉल कर रखा है, मान लो इस डिवीजन पे एक क्लास तो आपने पहले से ही कॉल कर रखा है, क्या फिर से क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे क्या, यहाँ पे नहीं, कॉमा भी नहीं लगाना है। एक क्लास के अंदर, एक क्लास एट्रीब्यूट के अंदर
आप मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर सकते हो, यानी कि बिना कॉमा के आप ये क्लास अप्लाई होगा और कोई दूसरा क्लास अप्लाई करना चाहते हो, आप स्पेस दीजिए, दूसरा क्लास डिफाइन करिए। आप खुद का क्लास कोई बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, यानी कि क्लासेस डिफाइन करके खुद का क्लास कॉल कर सकते हो। एक ही क्लास, हाँ, एक ही डिवीजन के अंदर, एक ही क्लास एट्रीब्यूट के अंदर। जैसे हमें कौन सा क्लास कॉल करना है, बैकग्राउंड कलर देने के लिए बीजी और डेंजर देना है, तो कौन सा कलर आएगा, देखो बीजी डेंजर हमने कर लिया, यानी कि ये क्लास डिफाइन होगा ना कहीं, कहां पे डिफाइन होगा, बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट css में डिफाइन होगा, जिसका कलर क्या किया गया होगा, रेड लिखा गया होगा वहां पे। तो यहाँ पे आपको कलर रेड करना चाहते हो तो आपको css देने की जरूरत नहीं है, केवल क्लास कॉल कर लोगे और कलर देखो कुछ डेंजर टाइप का आ गया, इस टाइप का डेंजर, क्यों आया। अब कलर चेंज कर लो, कलर देना है डेंजर कर लिया, सक्सेस करोगे तो ग्रीन कलर आएगा, ठीक है, बीजी हाइफन सक्सेस तो ग्रीन कलर आ गया, देखो है ना, ग्रीन कलर आ गया। ऐसे ही वार्निंग कर लो, है ना, लेकिन हाइफन यूज करना है, इन्फो कर लिया, इन्फो करोगे तो, है ना, ये ब्लू टाइप में है, स्काई ब्लू टाइप में है ना, वार्निंग कर लिया तो ऑरेंज आएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे कलर, तो कलर देने के लिए आप ऐसे कलर्स को यानी कि क्लासेस का यूज कर सकते हो। अब बटन बनाना है आपको बूटस्ट्रैप में, यानी कि रेस्पॉन्सिव बटन बनाना है। डिफॉल्ट में देख लो ये ग्रे टाइप का में कलर आएगा, डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट वही रहता है, देखो कुछ ग्रेस टाइप में आता है, डिफॉल्ट में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, डिफॉल्ट में वाइट ही कलर डिफॉल्ट कलर रहेगा, ठीक है, वाइट ही रहेगा। अगर मान लो बैकग्राउंड में कोई डिवीजन बनाया है, उसमें डिफॉल्ट कलर देना है तो व्हाइट कलर लगाना है तो व्हाइट कर सकते हो, हाँ डिफॉल्ट दे सकते हो। अब बटन हमें बनाना है, जैसे बटन बनाने के लिए बटन टैग भी यूज कर सकते हैं, चलो बटन टैग पे ही देख लेते हैं, क्यों, बटन बनाने के लिए बटन टैग, और मान लो हमने यहाँ पे बटन पे लिख दिया सेव। अब आप चाहते हो कि इसका अलग से हम कोई स्टाइल ना लगाना पड़े, अलग से इसका CSS ना लिखना पड़े बहुत ज्यादा, हम क्लास से काम चला लें, केवल क्लास दें, इस पे कलर अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बटन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिव बटन बनाने के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस है। जैसे यहाँ पे अभी बटन कैसा आ रहा है, देखो अभी बटन ऐसा आ रहा है कुछ इस टाइप का, चलो दूसरे पेज पे बता देते हैं इसको, है ना, इसको दूसरे पेज पे बनाते हैं, हाँ लिंक कॉपी कर लेंगे ना, तो दूसरे पेज पे आते हैं और HTML की क्लोजिंग, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी और बॉडी की क्लोजिंग, सेव कर लेते हैं, demo2.html, ठीक है। हाँ लाइब्रेरी को लिंक करना है, एक बार हमने लिंक किया है कॉपी कर लें, सेम लोकेशन पे किया है, इसी लाइब्रेरी को आप हमेशा एक बार लिंक कर लिए हो तो कॉपी करते जाओ, हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है, ये लाइब्रेरी लिंक हो गया। अगर लिंक नहीं करोगे तो क्या होगा, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी काम नहीं करेगी, यानी कि रेस्पॉन्सिव नहीं बनेगा। अब हमें बटन बनाना है, क्या बटन बनाना है, या इनपुट टाइप बटन, जहां पे भी क्लासेस कॉल करना है आप कर सकते हो। हमने बटन बनाया और लिख दिया इस पे सेव, ठीक है, ऐसा बटन आएगा demo2, ठीक है, एक बटन आया ऐसा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब इसका हमें बूटस्ट्रैप का बटन यूज करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, क्लास यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बटन रेस्पॉन्सिव बटन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, BTN, एक क्लास BTN है और एक क्लास और डिफाइन करना पड़ेगा, BTN स्पेस BTN माइनस कलर का नाम। कौन सा कलर का बटन बनाना चाहते हो, हमें रेड कलर का बनाना है तो क्या लिखेंगे, डेंजर, नहीं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बटन के लिए दूसरा क्लास है, बैकग्राउंड कलर करने के लिए BG कलर देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है
तो बटन रेस्पॉन्सिव बटन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इतना प्रीफिक्स है। क्या प्रीफिक्स है, बीटीएन स्पेस बीटीएन हाइफन, और कलर चेंज करने के लिए, उसका टाइप चेंज करने के लिए चेंज क्या करोगे, डेंजर। यानी कि जो भी क्लासेस देने हैं, जो भी कलर का बटन बनाना है आप कर सकते हो। देखो एक रेड कलर का बटन आया और इसमें बॉर्डर भी नहीं है, बॉर्डर भी नहीं आ रहा है, इसमें माउस ले जाने पे थोड़ा सा ये हाइट विड्थ अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। हाँ ये जैसे भी डिफाइन करना है कर सकते हो। हाइट विड्थ के लिए हाइट विड्थ बहुत ज्यादा नहीं, हमने जूम किया है, इसकी हाइट बटन की कुछ ऐसी है, हाँ एडजस्ट कर लेगा, है ना। अगर और भी विड्थ आप बढ़ाना चाहते हो इसका, तो विड्थ आप डिफाइन कर लो, या तो इनलाइन सीएसएस दे दो, या तो खुद का क्लास बना के कॉल कर लो। हाँ या तो इनलाइन सीएसएस दे दो, या तो इंटरनल सीएसएस दे दो, या तो फिर इसमें खुद का क्लास करके आप उसका सीएसएस दे दो, हो जाएगा। तो ये डेंजर है। और ऐसे ही हमने सारे क्लासेस यहाँ पे 8 हमने यूज किए। डेंजर हो गया, सक्सेस हो गया, है ना, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, डार्क हो गया, लाइट हो गया, वार्निंग हो गया, इन्फो हो गया, है ना, इन्फो। तो इतने बटन्स हमने यूज किए। अब देखो सबके बटन्स, यानी कि जैसे भी आपको बटन्स बनाना है आप वो क्लास कॉल कर लोगे। डेंजर यानी कि रेड कलर का बनाना है, ग्रीन कलर का बनाना है, ऐसे प्राइमरी बनाना है, सेकेंडरी बनाना है, तो केवल और केवल आपको उतना सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक बार केवल उस बटन में क्लास कॉल कर दीजिए। ठीक है, तो ये बटन आ गए, देखो ठीक है। इस कलर का बनाना है, इस कलर का बनाना है, उसके हिसाब से आपको क्लासेस याद रखने पड़ेंगे और क्लासेस कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइट वाले में देखो इस टाइप का आ रहा है, लाइट वाला। हाँ अब आउटलाइन वाले आपको बनाने हैं। अगर चाहते हो कि आउटलाइन वाला बटन्स बनाना है, यानी कि केवल आपको बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, बॉर्डर चाहिए, तो इसको मैंने कॉपी किया। चलो, और सबके बीच में एक क्लास और है, बीच में क्या लगा दोगे, केवल आउटलाइन, है ना। वार्निंग हो गया, कहां से स्टार्ट किया था, 8 है इन्फो, हाँ डेंजर से स्टार्ट किया था हमने। यहाँ पे एक बटन यानी कि क्लास और है, क्या है, आउटलाइन, इसके बीच में जोड़ दोगे हाइफन, यानी कि अब क्लास क्या हो जाएगा, बीटीएन स्पेस बीटीएन हाइफन आउटलाइन हाइफन डेंजर। इसमें देखो चेंजेस क्या मिल रहे हैं आपको, यानी कि एक बटन बना है लेकिन इसका क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है, और आउटलाइन आ रहा है, यानी कि बाहर बाहर बॉर्डर आ रहा है, और टेक्स्ट क्या है आ रहा है, डेंजर कलर का आ रहा है। चेंजेस दिख रहे हैं, ये देखो ये भी डेंजर है, ये बीटीएन स्पेस बीटीएन माइनस ये क्या है, डेंजर है, और ये क्या है, बीटीएन स्पेस बीटीएन माइनस आउटलाइन माइनस डेंजर है। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है, ये और ये। यानी कि आउटलाइन वाले आपको बटन बनाना है तो आपको सब में क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आउटलाइन, यहाँ पे क्या कर लें, आउटलाइन हाइफन, यहाँ पे क्या कर लें, सब में आपको क्या करना पड़ेगा, बीटीएन के बाद हाँ तब वो आएगा। ठीक है, तो सब में हमने आउटलाइन लगा लिया। और लास्ट में अटेंडेंस भी होगा, तो ये जो लोग गायब हो जाते हैं क्लास ज्वाइन करते करते, तो ऐसा अब होना नहीं चाहिए। तो ये आउटलाइन वाले हैं, यानी कि इस टाइप के बटन बनाने हैं तो आप क्या यूज करोगे, आउटलाइन भी उसमें ऐड कर लोगे, यानी कि बीटीएन स्पेस बीटीएन माइनस आउटलाइन माइनस जो कलर का नाम है वो कलर। तो बटन लगाने समझ आया, इसमें कोई कंफ्यूजन बताइए, इसमें इतने में कोई कंफ्यूजन जो बताया, कैसे पता चलेगा कौन सा क्लास कब यूज करना है आपको, आप जैसा बनाना चाहते हो उस टाइम पे आपको यूज करना पड़ेगा, जैसा आप स्टाइल लगाना चाहते हो, जिस कलर का बनाना चाहते हो, आपको सोचना है कि हमको वेबसाइट कैसा बनाना है,
है ना, तो उसके हिसाब से आप यूज करोगे। बाकी कौन सा क्लास कब यूज करना है उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आ पाएगा। जैसे आप स्टार्टिंग में जब आपने HTML पढ़ना ही स्टार्ट किया होगा तो आपको टैग्स में कंफ्यूजन होता होगा, जब आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको अब समझ आता है कि इमेज IMG टैग से इमेज लगाने के लिए यूज करते हैं, वीडियो टैग वीडियो के लिए यूज करते हैं, बी टैग बोल्ड करने के लिए, और सुपर स्क्रिप्ट टैग सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस पे ही आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है वैभव? क्या? हाँ CDN करना काम करेगा। ठीक है हाँ हाँ, लिंक टैग के नहीं, हाँ लिंक टैग के अंदर SRC के अंदर, लिंक में HREF और स्क्रिप्ट में SRC। ठीक है हाँ हाँ नहीं वहां पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। उसमें भी CDN में देखना कि अगर ऐसा पूरे टैग का भी कोई CDN होता है, यानी कि जिसमें कोड दिया गया होता है ना, यानी कि जिसमें लिंक टैग का भी यूज करके दिया गया होता है, तो आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, और केवल पाथ दे रहा है तो आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है अभी मैं लास्ट में बता दूंगा उसको। हाँ हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें देखना है मार्जिन और पैडिंग, यानी कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट HTML जैसे पढ़ा होगा तो वहां पे मार्जिन पैडिंग देने में बहुत प्रॉब्लम आता था। क्यों? मार्जिन पैडिंग देने के लिए बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत प्रॉब्लम आपको आता था। तो यहाँ पे मार्जिन पैडिंग देने के लिए कुछ क्लासेस डिफाइन करके दे दिए गए हैं। वहां पे क्या करते थे कि आपको हाइट विड्थ कम करना पड़ता था। क्यों? हाइट विड्थ कम करना पड़ता था, कितना हाइट दिया तो कितना मार्जिन दिया तो कितना हाइट कम करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था। तो यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग, पहले तो आप बताओ कि मार्जिन का यूज करते क्यों है, बताइए। सभी लोग को रिप्लाई करना है प्राइवेटली। हाँ बताइए। आउटर स्पेस के लिए क्या यूज करते हो? मार्जिन का। केवल प्रीति को पता है क्या? सबको रिप्लाई करना है ना? हाँ प्रियमदा, शुभांशी, अमिता, मार्जिन, आयुषी यादव, राजेश्वरी, सलोनी। हाँ तो मार्जिन का यूज करते हैं आउटर स्पेस देने के लिए, जो कि वेबसाइट यानी कि आपने HTML में पढ़ा था। तो यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग के लिए हम लोग क्लासेस का यूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आप हाइट जितना मार्जिन दोगे हाइट कम करना पड़ेगा, विड्थ कम करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। इजीली तरीके से आप क्लास को कॉल करिए और मार्जिन पैडिंग डिफाइन करिए। कौन से क्लासेस हैं? मार्जिन के लिए अब देखो, इनर के लिए पैडिंग, हाँ ठीक है अब समझ लो पहले आप। ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, और हमने यहाँ पे मार्जिन देने के लिए हम लोग कौन से क्लास का यूज करते हैं? एम क्लास का, है ना। मार्जिन देने के लिए कौन है? मार्जिन देने के लिए एम क्लास का यूज करते हैं। और एम क्लास से क्या होगा कि चारों तरफ से मार्जिन आएगा, यानी कि क्या होगा इसमें, देखो एम क्लास से, रुक जाइए, एम क्लास से क्या होगा कि इसमें चारों तरफ से मार्जिन आएगा। मार्जिन यूज करेंगे एम फॉर मार्जिन, तो इसमें लेफ्ट से मार्जिन, राइट से मार्जिन, टॉप से मार्जिन और बॉटम से मार्जिन, चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई होगा एम क्लास से। लेकिन अभी देखो इसमें बहुत सारी चीजें हम बताएंगे। एम क्लास से केवल क्या होगा? लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में। अब कितना मार्जिन अप्लाई होगा उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितनी वैल्यू कैसे आप डिफाइन करोगे, है ना। और पैडिंग के लिए क्या है? पी क्लास। लेकिन पहले मार्जिन का देख लो, आपको क्या करना है? मार्जिन टॉप में, मार्जिन टॉप में डिफाइन करना है तो एम्प्टी लिखोगे, और इससे क्या होगा? केवल और केवल टॉप में, है ना। एमबी, इससे क्या होगा? केवल मार्जिन क्या होगा? बॉटम में। बॉटम में मार्जिन, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे, मार्जिन लिख लो, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। यहाँ पे क्या होगा? मार्जिन केवल टॉप में। ठीक है यहाँ पे एमबी, तो मार्जिन क्या होगा? मार्जिन क्या होगा? केवल और केवल बॉटम में। यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट एमएल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मार्जिन लेफ्ट में। और
MR, हाँ अभी बता रहा हूं, तो मार्जिन राइट में, ठीक है। और देखो इतना तो आपने देख लिया कि मार्जिन M क्लास केवल कॉल करोगे तो इससे क्या होगा कि मार्जिन लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में। इसमें अभी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल मैं अभी एग्जांपल करके दिखाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। मार्जिन टॉप यानी कि एम्प्टी क्लास कॉल करोगे तो क्या होगा, मार्जिन टॉप में अप्लाई होगा। MB क्लास कॉल करोगे तो मार्जिन बॉटम में, ML क्लास तो मार्जिन लेफ्ट में, और MR क्लास तो मार्जिन राइट में। लेकिन आपको हमने मार्जिन जब बताया था तो ये भी बताया था कि लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से मार्जिन देना है ना। टॉप और बॉटम से दोनों साइड से मार्जिन देना है, तो कैसे करोगे, यानी कि एक साथ लेफ्ट राइट में डिफाइन करना है और टॉप बॉटम में डिफाइन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे देने के लिए, यानी कि ये एक्स एक्सिस होता है तो एक्स, इससे क्या होगा, MX से क्या होगा, मार्जिन कौन सा, टॉप बॉटम की लेफ्ट राइट, बताओ। MX से क्या होगा, मार्जिन लेफ्ट और राइट में अप्लाई होगा MX से। MY से क्या होगा, इस क्लास से क्या होगा, मार्जिन टॉप और क्या, बॉटम में, ठीक है। तो ये मार्जिन के क्लासेस हैं। अब इसके साथ साथ कुछ और भी हम लोग यूज करेंगे। इसकी वैल्यू, यानी कि वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे, कितने पिक्सल का मार्जिन, ये भी अभी बताएंगे। इसी तरह जैसे आपने पैडिंग यूज करना है तो कौन सा क्लास हो जाएगा, बताओ। पैडिंग के लिए कौन सा क्लास, P क्लास। P से क्या होगा, चारों तरफ से, यानी कि पैडिंग टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, चारों तरफ अप्लाई होगा, है ना। पैडिंग L यानी कि पैडिंग केवल लेफ्ट में, ऐसे ही पैडिंग राइट यानी कि पैडिंग राइट में, वैसे ही PT पैडिंग टॉप में, और PB पैडिंग क्या, बॉटम में। ये समझ आया। वैसे ही PX से क्या होगा, पैडिंग लेफ्ट और राइट, और PY से क्या होगा, पैडिंग टॉप और बॉटम, ठीक है। ये पैडिंग के क्लासेस हो गए, पैडिंग और मार्जिन के। लेकिन अब वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे, क्या मैसेज कर रहे हो, नोट कर लिया। अभी देखो पहला क्लास है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी समझ आएगा HTML से, ठीक है। कर लिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पैडिंग की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पैडिंग की मैक्सिमम जो वैल्यू है 0 से लेके 5 तक हो सकती है, 0 to 5। अब ये कैसे डिफाइन करोगे, ये क्या है ना। अगर बहुत ज्यादा पैडिंग मार्जिन देना है तो वही पुराना तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल आपको पैडिंग, लेकिन 5 से ज्यादा पैडिंग आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आपको, है ना, वेबसाइट, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए 5 से ज्यादा पैडिंग मार्जिन की जरूरत नहीं होगी। अब 5 ये डिफाइन कैसे करेंगे, 0 से लेके 5 तक की इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, मार्जिन और पैडिंग की। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या मैसेज कर रहे हो, एक बार देख लूं मैं। हाँ, 0 to 5, शुभांशी, हाँ शुभांशी, तुमने बूटस्ट्रैप पहले से भी पढ़ा है इसी किसी दूसरे बैच में, चलो बहुत बढ़िया, याद है तुम्हें। तो 0 से लेके 5 तक। अब जैसे अब पैडिंग देना है तो पैडिंग कितना देना है, इसमें हाइफन के साथ इसकी वैल्यू पास किया जाता है। मार्जिन देना है तो मार्जिन 0 देना है कि 1 देना है कि 2 देना है कि 3 देना है कि 4 देना है कि 5 देना है, इसके साथ हाइफन एक यूज करोगे और वो वैल्यू 0 से लेके 5 तक पास करोगे। क्या 6 पास कर सकते हैं क्या, नहीं।
कहां तक पास करोगे? 0 से लेके 5 तक। अगर 5 से भी ज्यादा आपको मार्जिन देना है तो क्या होगा? फिर वही पुराना तरीका, आपको मार्जिन CSS से देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हो। तो ये मार्जिन देने के लिए आप ये मार्जिन 5 दिया है तो ये मार्जिन 5 का किधर किधर अप्लाई होगा? टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, ठीक है ना। मार्जिन टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, चारों तरफ अप्लाई होगा। तो चलो वैसे ही पैडिंग, आपने पैडिंग कर लिया 4 तो पैडिंग नहीं, एम्प्टी, मार्जिन एम्प्टी क्लास यूज किया और एम्प्टी क्या यूज किया? एम्प्टी 4। क्या मतलब है एम्प्टी 4 का? यानी कि टॉप से मार्जिन और टॉप और 4 पिक्सल नहीं, 4 पिक्सल नहीं है, ये कुछ अमाउंट है, ये पैडिंग का अमाउंट है 0 से लेके 5 तक, है ना। ऐसे ही एमबी का मतलब मार्जिन बॉटम, और जितनी वैल्यू आप देना चाहते हो आप 0 से लेके 5 तक के बीच में कोई भी वैल्यू आप पास कर सकते हो। समझ आया? इन सब में इसमें भी 0 से लेके 5 तक, यानी कि इसमें भी 0 से लेके 5 तक, इसमें भी 0 से लेके 5 तक, यानी कि इसकी वैल्यू, मार्जिन और पैडिंग की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेके 5 तक हो सकती है। अब अप्लाई करके देखें, बताओ समझ आया? बताइए, कोई कंफ्यूजन अभी तक के? हाँ, कैम बैटरी चेंज करने के लिए बोल दो, डिस्चार्ज हो गया, किसी को बोल दो। हाँ, तुम चेंज कर लोगे? हाँ कर दो फिर, ठीक है। तो अब अप्लाई करके हम लोग देखते हैं, यहां पे आते हैं। चलो एक डिवीजन बनाया, HTML और HTML की क्लोजिंग, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी की क्लोजिंग, सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद demo3.html सेव कर लिया, ठीक है। और सेव करने के बाद लिंक कहाँ पे करा लें? हेड के अंदर। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, लिंक करा लिया। लिंक करने के बाद हमें क्या करना है? पैडिंग यूज करना है। जैसे पैडिंग यूज करोगे वैसे मार्जिन का भी हम लोग यूज करेंगे। तो चलो हमने यहाँ पे बनाया एक डिवीजन। डिवीजन से पहले हम यूज कर लेते हैं IMG SRC इक्वल और इमेजेस स्लैश के, हमने कोई इमेज लगाया, ठीक है, a.jpg या ap20.jpg, ap20.png था। एक इमेज लगाया, और कौन सी इमेज लगाई? ये इमेज रेस्पॉन्सिव होगा क्या? देखो demo3.html, ये इमेज आया, लेकिन इमेज रेस्पॉन्सिव नहीं है। इमेज को जब छोटा कर रहे हो तो इमेज के बहुत सारे सेक्शंस बाहर चले जा रहे हैं। इमेज को रेस्पॉन्सिव करना है तो आप बताइए कौन सा क्लास यूज करेंगे? अभी बताया था, बताइए। इमेज को रेस्पॉन्सिव करने के लिए क्लास कौन सा कॉल करोगे? बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट img-float, है ना। तो क्लास कॉल करना है img-float, img-float क्लास, ठीक है। और ठीक है, अब देखो जैसे जैसे आप इमेज बड़ा कर रहे हो, ये साइज बड़ा कर रहे हो, क्या हो रहा है? इमेज ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जा रहा है, इमेज रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। अब इस पे चलो हमने बॉर्डर लगाना है। इस इमेज के लिए हमें खुद का क्लास डिफाइन करना है कोई। हम अपना भी एक क्लास डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? है ना, यानी कि एक क्लास हमने बनाया स्टाइल की क्लोजिंग, और चलो हमने क्लास का नाम कुछ भी दे दिया, हमने दे दिया ए क्लास। क्यों?
तो क्लास है तो डॉट सिंबल यूज करोगे, सीएसएस देने के लिए करोगे ना। देखो चलो हमने सिंपल एक क्या किया, बॉर्डर लगाया, बॉर्डर देने का सीएसएस लिखा 10 पिक्सल सॉलिड रेड कलर, क्यों 10 पिक्सल सॉलिड रेड कलर। अब ये सीएसएस यानी कि ये हमें अप्लाई करना है इस पे, इस इमेज पे, तो क्या करना पड़ेगा बताइए। ये सीएसएस, ये वाला सीएसएस, ये जो सीएसएस एक क्लास हमने डिफाइन किया है, ये हम इस इमेज पे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस क्लास को कॉल तो करोगे इस पे तभी तो ये सीएसएस अप्लाई होगा। बताइए, ये क्लास जो हमें हाँ कॉल करना पड़ेगा, यानी कि ये क्लास इस पे अप्लाई करना चाहते हो तो स्पेस देके, आपको पता है कि एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल हजारों सीएसएस कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने खुद का क्लास बनाया है, ये तो प्री डिफाइंड क्लास है और ये हमारा खुद का क्लास है, तो हमने डिफाइन करा और कॉल किया। अब ये इस इमेज पे कौन सा बॉर्डर आएगा, रेड कलर का एक बॉर्डर तो आ गया, ठीक है बॉर्डर आया, क्यों बॉर्डर आ रहा है, इमेज को हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिव भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पैडिंग देना है, पैडिंग देना है, इनर स्पेस के लिए पैडिंग का यूज करते हो कि नहीं करते हो। पैडिंग देने के लिए पी क्लास है, और पी क्लास है, और पी से क्या होगा, एक फिर से अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फिर से दूसरा क्लास, एक क्लास आपने कॉल किया है, दूसरा क्लास ए कॉल किया है, और तीसरा क्लास फिर से कॉल करने जा रहे हैं। पैडिंग के लिए कौन सा क्लास है, पी क्लास है, पी क्लास है, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कहां से कहां तक दे सकते हो, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक दे सकते हो। तो यहाँ पे कैसे देना पड़ेगा, 0 से लेके हमने हाइफन दे दिया, पैडिंग दिया 5 का। आपको सीएसए डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं है, आपने किया और यहाँ पे रन कराते हैं, देखो आया, पैडिंग आ रहा है कि नहीं, ये देखो पैडिंग आ रहा है, यानी कि ये इमेज है और इसके बीच में इतना स्पेस आ रहा है, चारों तरफ आ रहा है। आपको बताया था कि पैडिंग पी क्लास का यूज करोगे तो टॉप में, लेफ्ट में, राइट में और बॉटम में चारों तरफ अप्लाई हो रहा है। अब इसकी वैल्यू कम करें, और कोई हमको हाइट विड्थ कम करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमने कर लिया, यहाँ पे कर लिया 4, थोड़ा सा पैडिंग कम हो जाएगा, देखो रिफ्रेश किया कम हुआ, और भी कम करना है 3, ठीक है, और कम करना है 2, है ना। अगर 0 कर दोगे तो थोड़ा भी पैडिंग अप्लाई नहीं होगा। पीटी कर लिया तो क्या होगा, केवल और केवल टॉप से पैडिंग अप्लाई होगा। पीटी का मतलब है पैडिंग टॉप, और कितना पैडिंग, 2 का आपने पैडिंग दे दिया, टॉप से दिया है 5 का देना है, लेकिन 5 से अधिक कर सकते हो क्या। देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, हमारा ना लेफ्ट से पैडिंग आ रहा है, ना राइट से आ रहा है, ना बॉटम से आ रहा है, केवल और केवल क्या आ रहा है, टॉप से। ये व्हाइट कलर है इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं चेंज कर दूं, कर देता हूं पैडिंग राइट में देना है, तो पीआर करोगे, और पीआर हमने कर दिया पैडिंग राइट और 5 का दे दिया, तो देखो राइट साइड में पैडिंग आ गया। टॉप से पैडिंग नहीं आ रहा है, लेफ्ट में से पैडिंग नहीं आ रहा है, राइट से पैडिंग नहीं आ रहा है, केवल और केवल सॉरी राइट से आ रहा है, बॉटम से नहीं आ रहा है, लेफ्ट से नहीं आ रहा है, टॉप से नहीं आ रहा है, राइट से आपने पैडिंग दिया है तो राइट से पैडिंग अप्लाई हो रहा है। नहीं नहीं आएगा, हाँ वैल्यू डिफाइन करना है तो ही क्लास अप्लाई हो पाएगा, नहीं हाँ तो कुछ नहीं होगा। देखो 5 से ज्यादा कर लिया, अब ये क्लास अंदर डिफाइन ही नहीं है, तो देखो क्या आता है, कोई सीएसएस अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्लास अप्लाई, हाँ 0 पैडिंग आएगा, क्योंकि ये क्लास तो अप्लाई उस पे उस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन ही नहीं है। तो आपको पैडिंग देने के लिए 0 से 5 तक की वैल्यू पास कर सकते हो। अगर 6 किया तो ये क्लास यहाँ पे उस लाइब्रेरी में डिफाइन नहीं है जो आपने लाइब्रेरी को यूज किया है, ठीक है क्लियर है।
तो ऐसे पैडिंग दे सकते हो। सेम इसी तरीके से आप क्या यूज कर सकते हो, मार्जिन। यही आप काम कर रहे थे HTML में, HTML में यही काम कर रहे थे, तो कितना प्रॉब्लम आता था मार्जिन पैडिंग को लेके। हाँ, बहुत लिखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल क्लास कॉल कर लो, चीजें अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ आ रहा है बूटस्ट्रैप आपको? बताइए आप ऑनलाइन। हाँ, वीडियो क्या रुक क्या आ रहा है, क्या बता रहे हो कि वॉइस पीछे आ रहा है? देखो नेटवर्क की इशू होगी आपके यहाँ, ठीक है। जैसे ये हमने बटन बनाया था, चलो ये बटन बनाया था ना अभी किसी डेमो में, उसी डेमो में आते हैं। ये बटन हमने बनाया है, इसके बाहर बाहर मार्जिन छोड़ना है, क्यों? इसको रन कराते हैं और इसमें मार्जिन देना है। चलो इसमें मार्जिन भी अप्लाई कर लेते हैं, सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो डेमो 2 है। देखो अब क्या कर रहे हैं, मार्जिन भी देख लेते हैं। ये बटन्स हैं, इसमें मार्जिन है क्या? टॉप से, लेफ्ट से, राइट से थोड़ा सा है ना? तो इसमें मार्जिन देना है, तो उसके लिए कौन सा क्लास यूज करोगे? चारों तरफ से मार्जिन देना है तो कौन सा क्लास यूज करोगे बताइए? आयुषी यादव, थोड़ा थोड़ा आया, क्यों, क्या दिक्कत है ना? देखो अगर थोड़ा कम समझ आया है तो आप क्या करो, आप पूरा आज वीडियो देखना, आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि एक ही चीज मैं कई बार बताया हूं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप वीडियो देखना, खुद से करना, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो हमने किया M क्लास मार्जिन के लिए, ठीक है, M क्लास मार्जिन के लिए यूज किया, और M5 किया, तो ये क्या होगा, यानी कि टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, चारों तरफ 5 का मार्जिन अप्लाई हुआ, और रन करते हैं। देखो आया ना, सब में आ गया, MY, हाँ सब में आ गया, क्योंकि ये पूरा एक ब्लॉक बना ले रहा है, तो सब में मार्जिन आ रहा है। ठीक है, इस बटन में, एक मिनट, इसको क्या होगा कि डिवीजन पे सही तरीके से समझ आ पाएगा आपको, डिवीजन के, हाँ हाँ, तो इसमें कोई एक मिनट ब्रेक करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कुछ ब्राउजर की दिक्कत हो सकती है। हाँ एक ही, नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं, मार्जिन, चलो कहीं से इशू आ रहा होगा क्लोजिंग वगैरह का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप मार्जिन का अप्लाई कर सकते हो। क्या मार्जिन टॉप में देना है तो केवल टॉप, जैसे एम्प्टी टॉप में देना है तो एम्प्टी, और टॉप में जितना देना है, जैसे 3 का ही देना है तो 3 कर लिया, और ऐसे मार्जिन टॉप में केवल आया। ठीक है, आ रहा है? ठीक है, लेफ्ट से देना है तो ml, क्यों, राइट से देना है तो mr। तो ऐसे आप, जैसे राइट से देना है तो हमने क्या कर लिया, mr, और mr हमें लेफ्ट राइट दोनों से देना है, तो बताइए mx कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेफ्ट राइट से सेम वैल्यू देनी है। अगर लेफ्ट राइट से अलग अलग वैल्यू देनी है तो देखो, लेफ्ट राइट से सेम वैल्यू देनी है, यानी कि जैसे हमने 5 5 का कर दिया, तो लेफ्ट से भी 5 और राइट से भी 5, क्यों, देखो लेफ्ट से 5 और राइट से 5, ये 5 और ये 5, नहीं जुड़ेगा नहीं, या तो एक ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो x से 5 का और y से 5 का, अगर इसकी बात करो, हाँ अगर अलग अलग वैल्यू देने हैं, यानी कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, हमको टॉप से अलग वैल्यू देनी है, राइट से अलग वैल्यू देनी है, तो भी आप मल्टीपल क्लासेस कॉल कर सकते हो। जैसे हमने देना है m राइट से, या तो लेफ्ट से हमने देना है 3 का, तो 3 दे दिया, और स्पेस राइट से कुछ और देना है, 5 का देना है। समझ आ पा रहा है ना? तो क्या आएगा, लेफ्ट से 3 का मार्जिन और राइट से 5 का मार्जिन, है ना? तो लेफ्ट से 3 का मार्जिन है, यहाँ पे अगर देखोगे तो कम स्पेस है और इधर ज्यादा स्पेस है। तो ऐसे आप मार्जिन का भी यूज कर सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, मार्जिन पैडिंग में आपको कोई कंफ्यूजन समझ आया? सर एक क्वेश्चन है, हाँ सुवांशी क्या क्वेश्चन है, पूछो। मार्जिन ऑटो, अच्छा मार्जिन ऑटो नहीं बताया, चलो मार्जिन ऑटो में बताऊंगा जब उसको देखो, किसी डिवीजन को, जैसे HTML में आपको मैंने बताया था, हाँ मार्जिन ऑटो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था,
देखो क्या करना है, जैसे आपको मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो का यूज करते थे किसी डिवीजन को सेंटर में करने के लिए, सेम वही काम यहाँ पे मार्जिन ऑटो का यूज करते हैं, जो कि आगे आपको बताऊंगा जब डिवीजन को कभी सेंटर में करने की जरूरत रिक्वायरमेंट आएगी तो मार्जिन ऑटो का हम लोग यूज करते हैं, है ना। नहीं, हाँ, एम ऑटो यानी कि लेफ्ट राइट से वो सेंटर में चला आएगा डिवीजन, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आप मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो का यूज करते थे, कब, HTML में, हाँ HTML में, ठीक है। तो इसीलिए मार्जिन ऑटो का यूज करते हैं। अभी इसमें मार्जिन ऑटो आपको समझ नहीं आ पाएगा, जब डिवीजन को सेंटर में करना होगा। तो जब डिवीजन के आपको ग्रिड सिस्टम हम बताएंगे, कल से ग्रिड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, मेन जो उसमें कैसे डिवीजन को पार्टीशन करना है, मेन आपको इसमें भी वही सीखना है कि कैसे ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट्स का कैसे काम करते हैं, कैसे पार्टीशन करना होता है। कल आपको वो ग्रिड सिस्टम के बारे में बताएंगे, ब्रेकिंग पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, कैसे डिवीजन ब्रेक होते हैं। कल, अच्छा कल संडे है, ओके, तो कल नहीं, ठीक है। आपको टास्क मिलेगा, लेकिन इसमें आज मैंने कुछ ज्यादा कराया नहीं है तो टास्क की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट, हाँ यही जितना हमने कराया आप खुद से करिएगा, है ना। जितना मैंने कराया आप एक बार खुद से मार्जिन पैडिंग और बटन्स कलर लगा के डिवीजन पे आप देखना, यही आपके लिए टास्क रहेगा। बाकी नेक्स्ट जो क्लासेस होगी उसमें आपको उसके बाद जब डिवीजन के पार्टीशंस आपको बता दिए जाएंगे तो आप फिर से टास्क अच्छे से करना, ठीक है। हाँ हाँ उसमें काम, हाँ बिल्कुल काम करेगा, करना, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? हाँ वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, और आप जा सकते हो लाइब्रेरी में, वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा। जो वीडियो अपलोड करूंगा उसी के बगल में एक डाउनलोड कोड का ऑप्शन आता है, उससे कोड डाउनलोड करके आप सारा कोड, ये वीडियो और कोड आज का डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें लाइब्रेरी, आपको अगर अभी भी किसी स्टूडेंट ने लाइब्रेरी को डाउनलोड नहीं करा है तो ये मैं फोल्डर पूरा जिप करके अपलोड कर दूंगा, मेरी बातों को सुन लो। और उसके बाद आप ओपन करोगे तो ये CSS फोल्डर और ये JS फोल्डर आपको मिल जाएगा, आप अपने फोल्डर में कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो और आगे का बूटस्ट्रैप का कोड कर सकते हो। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू। अब आप जा सकते हो, मीटिंग को लीव कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको अटेंडेंस देना है। मैं देखूंगा कि आप लोग कितने लोग क्लास तक रुके थे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में सर्टिफिकेट हम लोग जो देते हैं, अब ये भी सुन लो, जो लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं, जो लोग गायब रहते हैं, तो जो हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि सबको सर्टिफिकेट सेम मिल जाएगा, उस पे ग्रेड भी लिखा रहता है कि A++, कि A ग्रेड है, कि A+ ग्रेड है। तो वो अटेंडेंस भी और आपका प्रोजेक्ट भी मैटर करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप जो क्लासेस नहीं करते हो वो अभी तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपका आउटपुट उस पर दिखेगा, ठीक है, कि आप कितने टास्क कर रहे हो, कितने क्लासेस कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो फिर अब आप जा सकते हो। आज की क्लास के लिए थैंक यू, ओके।